नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से हमारे एजुकेशन में आपका स्वागत है। हाल ही के कुछ दिनों में आपने न्यूज़ में भी देखा होगा या सुना होगा या किसी पेपर में आर्टिकल में आपने पढ़ा भी होगा या आप खुद भी महसूस किए होंगे या किसी से सुने भी होंगे कि कुछ दिनों से जो टेम्परेचर है उसका लेवल बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है। उसका लेवल, टेम्परेचर का लेवल ग्रोथ कर रहा है। समय से पहले बारिश बहुत तेज़ी से हो जाना, तूफान का आ जाना। आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि बंगाल की खाड़ी में, जो भारत के पूर्वी साइड में है, बंगाल की खाड़ी में चक्रवात के आने से कई सारे जगहों पर बारिश बहुत ही तेज़ लेवल से जो है बारिश हुआ है और कई सारी जगहों पर नदी का लेवल बढ़ने से बाढ़ का स्थिति आ गया है। कई सारे जगहों पर सूखा पड़ रहा है, कई सारे जगहों पर ऑक्सीजन की कमी हो गई है। अफ्रीका जैसे देश में या फिर विकासशील जैसे देश में खाद्य का उत्पादन बहुत तेजी से हो रहा है। खाद्य की बात नहीं कर रहे, खाद्य और खाद में अंतर है। उर्वरक की बात नहीं कर रहे, जो खेतों में छीटा जाता है उसकी बात नहीं कर रहे। खाद्य उत्पादन, जो हमारा भोजन है उसकी बात कर रहे हैं। जो पशुओं से जो भोजन मिलता है उसकी बात कर रहे हैं, वो खाद्य उत्पादन की बात कर रहे हैं। तो वो तेजी से ग्रोथ होते हुए दिख रहा है। कई जगहों पर जो है मतलब पूरा वैश्विक स्तर पर ये चीज़ें देखने को मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत के अंदर ऐसा देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो विनाशकारी चीज़ें हैं, ये ऐसा नहीं है, ये विनाशकारी चीज़ें हैं। आप देखे होंगे कि बंगाल की खाड़ी में जो चक्रवात आया है उसकी वजह से कई सारे संसाधन बर्बाद हो गए हैं और कई सारे लोगों की जो है हानि पहुंचा है। कई सारे लोग मतलब समुद्र के अंदर भी चले गए हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब बचे हुए हैं। समुद्र का लेवल भी बढ़ रहा है, उसका पानी का जो लेवल है वो भी ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये सारी चीज़ें, ये सारी घटनाएं ऐसा क्यों हो रहा है भाई? तो इसका सिंपल सा आंसर है, जलवायु परिवर्तन के कारण हो रहा है। ऐसे कई सारे कारक हैं जो जलवायु परिवर्तन को जो है निर्धारित कर रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि आखिर ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है ये सकारात्मक तरीके से नहीं होकर के हमको लाभ नहीं पहुंचा रहा है। जलवायु, जैसे कोई भी चीज़ चेंज होता है, जैसे हम चेंज हो रहे हैं, चाहे आप चेंज हो रहे हैं, चाहे आपका कोई व्यवस्था चेंज हो रहा है, तो उसमें दो कंडीशन होता है या तीन कंडीशन हम बना सकते हैं। एक कंडीशन तो वो होता है, कोई भी चीज़ यदि हम चेंज कर रहे हैं या फिर कोई समाज का पॉलिसी चेंज हो रहा है या किसी कानून का पॉलिसी चेंज हो रहा है, तो कोई भी चीज़ यदि हम चेंज करते हैं तो उसमें तीन कंडीशन बनते हैं। या तो वो नीति हमको फ़ायदा पहुंचाएगा, या तो वो चेंजिंग हमको फ़ायदा पहुंचाएगा, या तो वो परिवर्तन हमको विनाश की ओर लेकर के जाएगा, या फिर हमारा घाटा होगा उस नीति से, उस परिवर्तन से। दो कंडीशन बना। तीसरा कंडीशन ये बनेगा कि न तो फायदा हो रहा है न ही घाटा हो रहा है। परिवर्तन हो तो हो, कोई मतलब नहीं बनता, न फायदा हो रहा है न घाटा हो रहा है। तो ये तीन कंडीशन बनता है। तो ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, इस जलवायु परिवर्तन के कारण ये विनाशकारी प्रभाव है, वो घाटा हो रहा है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? विनाशकारी परिवर्तन क्यों हो रहा है भाई? आखिर जलवायु है क्या? आज की क्लास में हम लोग यही सारा चीज डिस्कस करेंगे कि जलवायु क्या है, इसको परिवर्तन करने वाले कौन कौन से ऐसे कारक हैं, मेन कारक कौन कौन से हैं। ऐसे तो बहुत सारे कारक होते हैं, लेकिन कौन कौन से ऐसे मेन कारक हैं, प्रमुख कारक। आखिर जलवायु परिवर्तन का जो प्रभाव है वो भारत के ऊपर कैसे देखने को मिलेगा आने वाले दिनों के अंदर, अनुमान क्या है, ऐसे जो साइंटिस्ट लोग हैं वो क्या क्या अनुमान लगाए हैं, IFPRI का रिपोर्ट क्या कहता है, ये सारी चीजें समझेंगे। वैश्विक स्तर पर क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेगा आगे आने वाले वर्षों के अंदर, तो ये सारी चीजें समझना है। IFPRI का रिपोर्ट क्या कहता है, वैश्विक रूप से जो है खाद्य नीति का जो रिपोर्ट जारी किया गया है। IFPRI क्या होता है? ये एक इंटरनेशनल लेवल पर एक संस्था है जो इन चीज़ों पर रिसर्च करता है। बेसिकली वो खाद्य पर रिसर्च करता है, खाद्य के उत्पादन पर रिसर्च करता है और उस हिसाब से बताता है। यानी कि हम ये भी कहना चाहते हैं कि खाद्य के उत्पादन से, जो हमारा भोजन है जो हम लोग खाते हैं, उसके उत्पादन से भी किस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है ना आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। हम लोग ये भी समझेंगे कि IFPRI आखिर है क्या, इसका उद्देश्य क्या होता है, वैश्विक खाद्य नीति का जो रिपोर्ट आया है उसके बारे में भी बात करेंगे, उसकी सिफारिश भी करेंगे हम लोग, आखिर क्या क्या चीज़ें उसमें अच्छाई है रिपोर्ट के अंदर। तो ये सारी चीज़ें समझेंगे। एक डाटा के तौर पर यदि हम आपको ये बता दें कि IFPRI
IFPRI का जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के अनुसार, ये रिपोर्ट एक जारी किया, वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में इसने बताया कि भारत के अंदर 2030 तक ये अनुमान है कि 23% यानी 23% जो भूख का जोखिम है, भूख का जोखिम 23% बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। यानी लोग भूख से पीड़ित हो सकते हैं, भूखमरी का शिकार हो सकते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों है? एक डाटा यदि और आपको हम बता दें तो अभी हाल ही के दिनों से, मतलब अभी के दिनों में क्या होता है, भारत के लोग हैं, भारत की से बात कर रहे हैं, लगभग हर रोज शाम को यानी रात को जो हम लोग भोजन करते हैं, उसमें भारत के लगभग 20 करोड़ आदमी जो है, 20 करोड़ लोग रात को बिना खाए सोते हैं। इसलिए नहीं कि वो खाना नहीं चाहते, इसलिए क्योंकि उनके पास भोजन ही नहीं है, तो वो शाम को नहीं खाते, रात को बिना खाए सोते हैं। 20 करोड़ लोग लगभग, वैसे रिपोर्ट के अंदर तो 90.4 करोड़ ऐसे लिखा गया है, लेकिन लगभग 20 करोड़ लोग हैं, अप्रोक्स में इतना बता सकते हैं हम लोग। तो ये सारी चीजें हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यही सारे टॉपिक्स को समझने का प्रयास करेंगे और इनके ऊपर एक बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार करेंगे, एक अवधारणा तैयार करेंगे अपने अंदर, और इस पर थोड़ा सा हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम इन चीज़ों को जो है समझें और इन चीज़ों से किस तरीके से बचा जा सके, कौन कौन सा ऐसा काम करना होगा, हम अपने ग्राउंड लेवल पर कौन कौन से ऐसे काम करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे। और नीतियों में क्या क्या सुधार होना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें। वैसे तो ये रिपोर्ट मतलब बेहतर रिपोर्ट है, इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग क्लास को शुरू करें। देखिए, तो आज का जो हमारा क्लास है, उस क्लास में हम लोग बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। सबसे पहले तो आपको यह हम बता दें कि IFPRI, ठीक है, IFPRI, इसका जो रिपोर्ट जारी किया गया है, ये रिपोर्ट एक बनाया है, उस रिपोर्ट का नाम है वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट। वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के तहत जो है, देखिए, यदि इसका अंग्रेजी में ग्लोबल लेवल पर, ठीक है ना, पूरे दुनिया के स्तर पर जो फूड का पॉलिसी है, फूड पॉलिसी, जो खाने को लेकर के जो नियम या फिर जो नीति बनाया जाता है, जो पॉलिसी होता है, उसका एक रिपोर्ट जारी किया गया है। ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया है? IFPRI के द्वारा, ठीक है। IFPRI क्या होता है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है, इंस्टीट्यूट। तो ये जो है, जैसे देखिए, अंतरराष्ट्रीय, इसका यदि आपको लिख करके बता देते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये इसका फुल फॉर्म है। इसको यदि हिंदी में भी आपको हम बता दें तो अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान, ये एक संस्था है, ये एक संस्थान है जो रिसर्च करता है किसके ऊपर? फूड के ऊपर, खाद्य के ऊपर रिसर्च करता है कि वो खाद्य जो है स्वस्थ आहार है या नहीं, स्वस्थ आहार है या नहीं, पोषण उसमें है या नहीं, न्यूट्रिशन है या नहीं, जो भोजन हम लोग कर रहे हैं वो पोषण युक्त होना चाहिए, कुपोषण नहीं होना चाहिए। इनका मेन उद्देश्य ये होता है कि पूरे दुनिया को कुपोषण मुक्त बनाना है।
पूरी दुनिया को कुपोषण मुक्त बनाना है, ये इनका उद्देश्य है IFPRI का। ठीक है, इसका और भी कई सारा उद्देश्य है, जैसे कि यदि हम आपको ये बता दें इसका उद्देश्य, IFPRI के बारे में थोड़ा सा आपको बताते हैं। इसकी स्थापना जो है 1975 में किया गया था। ठीक है, 1975 में इसका स्थापना किया गया। इसका उद्देश्य जो होता है वो होता है सस्टेन वाला, यानी कि सतत विकास होना चाहिए। किस क्षेत्र में? खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में, खाद्य आपूर्ति के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, या फिर शासन व्यवस्था के क्षेत्र में, जो फूड से रिलेटेड होते हैं, जो भोजन से रिलेटेड होता है, या फिर जो भी खाद्य का उत्पादन हम कर रहे हैं उसमें यदि कोई कठिनाइयां हैं, उसमें यदि कोई दिक्कत है, या फिर वो हमारे इन्वायरमेंट को बर्बाद करेगा, इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचाएगा। जैसे कोई भी चीज़ यदि हम उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ का उपज कर रहे हैं, तो वो चीज़ें इन्वायरमेंट के लिए कितना बेहतर साबित होगा, इन्वायरमेंट को कितना सक्रिय रूप से जो है सहायता कर सकता है, या फिर इन्वायरमेंट को खराब करेगा, ये सारा रिसर्च कौन करता है? ये IFPRI के द्वारा ये रिसर्च किया जाता है। और उस रिसर्च के बाद हम किस तरीके से उत्पादन कर सकते हैं, कौन कौन चीज़ों का उत्पादन करें जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बेहतरीन साबित हो, वो समाधान भी IFPRI ही देता है। क्लियर है? तो ये रिसर्च करके, फूड पर रिसर्च करके, और उसमें जो भी दिक्कतें हैं उसको दूर करना, उसका समाधान बताना, ये इसका उद्देश्य होता है। और इसका मेन उद्देश्य यही है कि पूरे विश्व को कुपोषण मुक्त बनाना है। भूखमरी से कोई भी व्यक्ति ना मरे, भूख की वजह से कोई ना मरे, उसको दूर करना है। और जो भी स्वस्थ आहार मिलना चाहिए लोगों को, यानी जो भी भोजन मिल रहा है उसमें पोषण होना चाहिए, उसमें न्यूट्रिशन होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, वसा की मात्रा होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए, जो एक मतलब जरूरी है शरीर के लिए। विटामिन होना चाहिए शरीर उस भोजन के अंदर। तो ऐसे कई सारी चीज़ों पर ये रिसर्च करता है, कई सारे फूड पर रिसर्च करता है, और वही रिसर्च करके इस बार ये रिपोर्ट जारी किया, वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट। ठीक है, ग्लोबल स्तर पर जो फूड का रिपोर्ट, पॉलिसी का जो रिपोर्ट जारी किया, उसमें ये बताया, उसमें जलवायु परिवर्तन और खाद्य प्रणाली पर जो है ना इसका डिस्कस किया। ये रिपोर्ट किस पर आधारित है? ये रिपोर्ट आधारित है, जनरली यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, ये रिपोर्ट आधारित है जलवायु परिवर्तन पर। ये रिपोर्ट आधारित है जलवायु परिवर्तन और खाद्य प्रणाली, खाद्य सिस्टम पर। ठीक है, यानी फूड सिस्टम और क्लाइमेट चेंज पर ये पूरा रिपोर्ट जो है ना बनाया गया है। इसका मतलब क्या है? यानी खाद्य उत्पादन की वजह से, अब ध्यान से समझिए, जो भोजन का उत्पादन हो रहा है, कुछ ऐसा खाद्य का उत्पादन हो रहा है जो हम लोग ज़्यादा मतलब उसका डिमांड है। अभी मांस का डिमांड ज़्यादा हो गया, जो पशु का जो मांस होता है, डेयरी का उत्पाद होता है, डेयरी जो दूध से बना हुआ चीज़ें हैं, वो चीज़ें, मांस का चीज़ें, इसका जो है ना ज़्यादा डिमांड बना हुआ है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो खेतों से, कृषि के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है। और भी कई सारी चीज़ें हैं जो निर्माण के स्तर पर, जो निर्माण सामग्री के स्तर पर उत्पादन किया जाता है। तो उसकी वजह से, इस तरीके के उत्पादन से आखिर जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, जलवायु कैसे परिवर्तन हो रहा है। और यहाँ तक आपको एक रिपोर्ट हम आपको बताएंगे, अभी मतलब थोड़ा सा इंतजार कीजिए आप। देखिए, यहाँ तक मतलब हम कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन भोजन के उत्पादन से भी हो रहा है। हम ये भी कह सकते हैं परिवहन, जैसे देखिए एक आलू का हम खेती कर रहे हैं, ठीक है, आलू उपजाए, कृषि की बात करते हैं, आलू उपजाए, तो आलू का खेती कर रहे हैं, तो खेती से जो उपज हो रहा है उससे नाइट्रस ऑक्साइड निकल रहा है, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करेगा, जो ग्रीन हाउस गैस है नाइट्रस ऑक्साइड। तो एक तो उत्पादन से उत्पन्न हुआ। दूसरा, यदि हम परिवहन की बात करते हैं, तो परिवहन में जो गाड़ी हम लेकर के जा रहे हैं, उससे जो SO2 या फिर जो मीथेन गैस या कार्बन डाइऑक्साइड जो भी चीज़ें निकल रही है, जो भी गैस है, वो क्या कर रहा है? वो ग्रीन हाउस गैस है।
जो जलवायु को फिर परिवर्तन करेगा, टेम्परेचर बढ़ा देगा। कैसे करेगा वो सारी चीज़ें हम बताएंगे आपको, ठीक है। अभी बस स्टार्टिंग है, आप बस धैर्य बना करके बस सुने, ठीक है, ध्यान से। लेकिन हाँ, एक कॉपी कलम ले करके आप बैठ जाए और जो जो चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है उसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। आपको काम देगा, किसी भी एग्जाम में आपको काम देगा, क्योंकि इसमें सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप जो है ना कॉपी कलम लेकर के जरूर पढ़िए। कभी भी पढ़िए तो कॉपी कलम साथ में रखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हो उसको नोट कर लीजिए, ठीक है, तभी ना आप बेहतर कर पाइएगा। तो देखिए, हम ये कह रहे हैं कि परिवहन में जो मतलब जलवायु का परिवर्तन होगा, जो ग्रीन हाउस गैसें निकलेंगी वो चीज़ें, फिर फैक्ट्री में जाएगा, उससे चिप्स बनाया जाएगा आलू से, तो उससे जो निकलने वाला जो गैसें होंगी वो गैसें जलवायु को परिवर्तन करेंगी। तो ये पूरा जो सिस्टम है ना, खाद्य का उत्पादन करने से किस तरीके से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, और जलवायु यदि परिवर्तन हो जा रहा है तो उसके बाद भी हमारा भोजन उत्पादन करने पर भी प्रभाव पड़ रहा है। यानी जलवायु चेंज हो गया तो अब हमारा जो भोजन का उत्पादन हम कर रहे थे वो भी प्रभावित हो जाता है। कैसे? जैसे समय से पहले बारिश आ जा रहा है, ठीक है, समय से पहले ठंड का मौसम ज़्यादा हो जा रहा है, समय से पहले जो समय मतलब अभी तक फिक्स था, जो हमारे दिमाग में सेट था, सबकॉन्शियस माइंड में जो बसा हुआ था, तो वो चीज़ें तो हम लोग उसी टाइम से करेंगे ना। अब धान की बुआई करना है तो हम लोग समय पर करते हैं, ठीक है, या फिर गेहूं की बुआई करना है समय पर करते हैं, जो समय हमारे दिमाग में सेट हो चुका है, जो किसानों के दिमाग में सेट हो चुका है। अब समय से पहले बारिश हो जाएगा, समय से पहले तूफान आ जा रहा है, समय से पहले ठंड का मौसम आ जा रहा है, गर्मी का मौसम आ जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो उत्पादन, जो हम मतलब खेतों में जिस चीज़ का बुआई किए हैं वो चीज़ तो प्रभावित हो जाएगा ना। तो जलवायु परिवर्तन के कारण खाद्य उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ रहा है, और खाद्य उत्पादन के कारण जलवायु परिवर्तन भी हो रहा है। अब ये कैसे, ये दोनों को रिलेट कर रहे हैं आपस में, ये कैसे, इसको समझते हैं। जब पूरा रिपोर्ट हम लोग समझेंगे, पूरे सिस्टम को यदि हम लोग समझते हैं तो शायद आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे हो रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, अब इस रिपोर्ट को अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। देखिए, यहीं पर बताते हैं। देखिए, IAPRI जो है ये एक रिपोर्ट जारी किया, अभी जो हमने आपको बताया, ये एक रिपोर्ट जारी किया, वैश्विक खाद्य नीति रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में जलवायु परिवर्तन और खाद्य प्रणाली से जुड़ा हुआ मुद्दा था। इस रिपोर्ट के तहत IAPRI ये कहता है कि भारत में 23% भूख का जोखिम बढ़ सकता है 2030 तक। 2030 तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब सेकेंड चीज हम बात करते हैं कि भारत के ऊपर यदि हम सिर्फ बात करें, ठीक है, भारत में क्या क्या चेंजिंग देखने को मिल सकता है, नॉर्मल तरीके से क्या चेंजिंग होगा और जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या क्या चेंजिंग होगा, इसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहला बात, भारत में क्या क्या चेंजिंग हो सकता है। सबसे पहला चीज तो चेंजिंग यही है कि जलवायु परिवर्तन के कारण देखिए, अब यहां पर बार बार जो हम जलवायु परिवर्तन बोल रहे हैं तो इसको थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जलवायु क्या है, ये परिवर्तन कैसे हो रहा है। परिवर्तन मतलब चेंज हो जाना, सिंपल है ये। अभी ऐसा है, बाद में कुछ अलग उसका स्वरूप हो जाएगा, तो वो तो आप समझ रहे हो परिवर्तन क्या हुआ है। सबसे मेन मुद्दा है जलवायु क्या है, ये आप समझ लें तो शायद समझ में आ जाएगा। देखिए, जलवायु क्या होता है, वैसे ये ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन हम लोग इसको समझते हैं क्लियरली। देखिए कैसे, बेसिक साइज का यदि हम आपको मतलब डिफिनेशन बताएं तो आप समझिए, जो भी मौसम है ना, मौसम की बात कर रहे हैं, मौसम, जो भी मौसम है, जैसे अभी हम लोगों का जो मौसम है वो क्या है, अभी जो हम लोग जो ज्योग्राफी में भी डिस्कस किया था हमने कि लगभग 21 मार्च से जो बसंत ऋतु आता है हमारे यहाँ, और साउथ हेमिस्फेयर के अलग वो उल्टा हो जाता है। नॉर्थ हेमिस्फेयर की बात कर रहे हैं हम लोग, जो उत्तरी गोलार्ध में हमारे यहाँ क्या होता है कि 21 मार्च से बसंत ऋतु, ठीक है, फिर उसके बाद 21 जून से क्या हो जाता है, 21 जून से, जो 21 जून जनरली, देखिए हम आपको एक चीज़ बताते हैं, ये थोड़ा सा आपको ज्योग्राफी थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए, ये पूरा अर्थ है, मान लेते हैं अर्थ है,
अर्थ वैसे गोल तो नहीं होता, लेकिन ये अर्थ हम लोग समझने के हिसाब से अपनी सुविधा के लिए ऐसा बनाते हैं, ठीक है। तो अर्थ पर मान लेते हैं ये दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक लाइन से, एक लाइन हमने ड्रॉ किया, इसको दो भागों में अर्थ को डिवाइड कर दिया, ठीक है। इस लाइन का नाम होता है क्या, भूमध्य रेखा। क्लियर है, इस लाइन का नाम क्या होता है, भूमध्य रेखा। और एक लाइन होता है जो इसको कर्क रेखा कहते हैं, और एक लाइन नीचे बनाते हैं, इसको कहते हैं मकर रेखा, ठीक है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये इक्वेटर हो गया, 3 लाइन हो गया। अब देखिए, तो ये साढ़े 21 डिग्री पर होता है, साढ़े 21 डिग्री जो ना ऊपर जाए, सॉरी 23.5 डिग्री होता है, गलत बोल दिया, कोई बात नहीं, 23.5 डिग्री ऊपर ये कहाँ तक जाएंगे, ये 90 डिग्री तक जाते हैं, ठीक है। 90 डिग्री ये पोल होता है, ये जो है ना जगह, इसको ध्रुव कहते हैं, पोल अंग्रेजी में, और ये भी 90 डिग्री तक होता है, ठीक है, इसको भी ध्रुव कहते हैं। और ये होता है यहाँ 0 डिग्री, ठीक है, ये क्या होता है 0 डिग्री। तो 0 डिग्री से ऐसे ऊपर जाएंगे कहाँ तक, 90 डिग्री तक, और ऐसे नीचे भी आएंगे कहाँ तक, 90 डिग्री तक। तो ये पूरा एक गोला होता है, और इस गोले का ये आधा भाग है ना, इसको यदि बंद कर दिया जाए तो ये हमको आधा भाग दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा ना। जैसे देखिए, ये ऐसे आधा भाग दिख रहा है ना, और नीचे वाला एक आधा भाग दिखाई देगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये जैसे देखिए, ये ऊपर वाला भाग है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध हो गया, गोला का आधा गोलार्ध, और ये दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, साउथ हेमिस्फीयर हो गया। क्लियर है। तो इस तरीके से, तो दक्षिणी गोलार्ध में ये 23.5 डिग्री पर क्या होता है, ये 23.5 डिग्री पर दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा होता है, मकर रेखा, और ये उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर कर्क रेखा होता है। यदि ये सारा चीज़ ना समझ में आया ना, तो आप थोड़ा सा ज्योग्राफी का वीडियो आप जाकर के देख लीजिएगा, अक्षांश वाला, अक्षांश और देशांतर के बाद जिसमें हमने किया था, ठीक है, सॉरी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का जो क्लास है वो आप जरूर देख लीजिएगा। देखिए, ये सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, हमने बताया था कि सन का लाइट जो है, सूर्य का जो प्रकाश है, ये डायरेक्ट इतना ही दूर के ऊपर पड़ते रहता है हमेशा, ठीक है, इतना ही दूर के ऊपर हमेशा पड़ते रहता है। तो यहाँ पर चेंजिंग क्या होता है, अब देखिए, ये इतना दूर में गर्मी का मौसम ज़्यादा होता है, ये उष्ण कटिबंध होता है। जलवायु को हम लोग 3 भागों में भी डिवाइड करते हैं टेम्परेचर के आधार पर, एक उष्ण कटिबंध, एक शीतोष्ण कटिबंध, एक शीत कटिबंध। 3 कटिबंध होते हैं, 3 जोन होते हैं, ठीक है, एक कोल्ड जोन होता है, एक टेम्परेट जोन होता है। तो देखिए, अब यदि हम यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होता है, इस जगह पर यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि सन का लाइट सालों इसी के ऊपर डायरेक्ट पड़ता है, इसके ना नीचे पड़ेगा ना ऊपर पड़ेगा। तो 23.5 डिग्री ऊपर, 23.5 डिग्री नीचे, बस इतना ही दूर में सन का लाइट डायरेक्ट पड़ता है, इसलिए इस एरिया को उष्ण कटिबंध कहते हैं, यानी हीटेड जोन इसको कह सकते हैं। और ये एरिया जो है, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगा क्योंकि लाइट ज़्यादा है। क्लियर है। तो ऐसा जलवायु बना हुआ है इस एरिया के अंदर। अब इस एरिया में हमेशा गर्मी होगा, तो इस एरिया का टेम्परेचर उसी तरीके से चलेगा, इस एरिया का मौसम उसी तरीके से बनेगा, गर्मी का मौसम बनेगा। अब देखिए, हम ये कह रहे हैं कि सन का लाइट कैसे कैसे चेंजिंग होता है। यहाँ से 21 मार्च से स्टार्ट हुआ, 21 मार्च, और 21 मार्च से ऊपर गया तो यहाँ पर 21 जून को पहुँचा, फिर वापस आया तो 23 सितंबर को, और फिर यहाँ पर आ गया तो क्या होगा, देखिए ध्यान से आप समझिए, यहाँ पर और यहाँ पर सन का लाइट इतना ही दूर में घूमते रहता है। क्लियर है। अब सन का लाइट यहाँ पर 21 मार्च को यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में जब जाता है तो यहाँ 21 जून को पहुँच जाता है। क्लियर है। तो ये मौसम की बात कर रहे हैं हम, मौसम कैसे बदल रहा है आप ध्यान से समझिए। 21 मार्च से चला, यहाँ पर 21 जून को पहुँच गया, फिर यहाँ से यहीं से वापस आया तो 23 सितंबर को यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि अब शरद ऋतु का मौसम आ गया। हमारे यहाँ दक्षिणी गोलार्ध में नहीं, हमारे यहाँ नॉर्थ गोलार्ध में। ठीक है, हमारा जो देश है वो यहाँ है ना, इस एरिया में है। ठीक है, तो नॉर्थ गोलार्ध में है ना देश हमारा, नॉर्थ गोलार्ध में है, यहाँ पर ये है भारत, यहाँ पर ऐसे। तो हमारे यहाँ शरद ऋतु आ जाता है कब, 23 सितंबर को, और फिर ये 23 सितंबर से फिर यहाँ पर चला जाता है, यहाँ पर पहुँच जाता है। तो कब पहुँचता है, 22 दिसंबर को। ठीक है,
22 दिसंबर को वहाँ पर पहुँच जाता है, तो ये होता है यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर यानी मकर रेखा पर 22 दिसंबर को डायरेक्ट लाइट पड़ता है किसका, सन का। तो उत्तरी गोलार्ध में डायरेक्ट लाइट नहीं ना पड़ा, तो उत्तरी गोलार्ध में डायरेक्ट लाइट नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब हमारे यहाँ ठंड का मौसम होगा, क्योंकि लाइट जो है अब डायरेक्ट नहीं आ रहा, तो ठंड का मौसम आ गया। क्लियर है? तो हमारे यहाँ शीत ऋतु आता है। देखिए अब वो पार्ट हम छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि वो देखिए वो ज्योग्राफी का पार्ट है, ज़्यादा उसमें डीपली नहीं घुसना है, बस समझने के लिए थोड़ा सा आधार आपको हम बताए हैं, ठीक है। अब देखिए अब आप यहाँ पर आइए डायरेक्टली, यदि वो ना समझ में आए आप ज्योग्राफी का वीडियो जाकर के जरूर देख लीजिएगा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मतलब अक्षांश और देशांतर वाला, आपको सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अब देखिए तो 21 मार्च को बसंत ऋतु, हमारे यहाँ की बात कर रहे हैं, कहाँ पर, हमारे यहाँ उत्तरी गोलार्ध, भारत की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध के जो देश होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहे, ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर पड़ता है, दक्षिण गोलार्ध में, ठीक है, तो वहाँ पर अलग हो जाएगा। वहाँ पर क्या होगा ना, जैसे देखिए 22 दिसंबर को हमारे यहाँ ठंड का मौसम है ना, तो ऑस्ट्रेलिया में क्या होगा, 22 दिसंबर को यहाँ डायरेक्ट लाइट पड़ा ना, तो यहाँ गर्मी का मौसम आ जाएगा। जैसे हमारे यहाँ 21 जून को हो रहा है ना गर्मी, उसी तरीके से यहाँ पर 22 दिसंबर को गर्मी होगा ऑस्ट्रेलिया में। तो देखिए 21 मार्च को हमारे यहाँ बसंत ऋतु, 21 जून को हमारे पास जो है यहाँ पर गर्मी का मौसम आ रहा है, यानी समर सीजन जिसको कहते हैं, और 23 सितंबर को शरद ऋतु आ रहा है, और यहाँ पर शीत ऋतु आ जा रहा है 22 दिसंबर को। तो ये मौसम है, जनरली इस तरीके से मौसम हमारे यहाँ चल रहा है। अब हुआ क्या, ये मौसम लगातार कई सालों तक चला, 30 साल, 40 साल, 50 वर्ष ऐसे चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, 100 वर्ष तक से। तो ऐसे जब लगातार इसी टाइम पर सब मौसम आते जा रहा है, गर्मी का मौसम, बसंत ऋतु, सब ऋतु आते जा रहे हैं इसी समय, तो ये मौसम जो है ना लगातार कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं, तो इसको कहते हैं कि ये हमारा एक जलवायु बन गया है। तो हमारे यहाँ का जलवायु कैसा है, मौसमी जलवायु है, मौसम के अनुसार से हम अपने जलवायु को डिसाइड कर दिए हैं, तो मौसमी जलवायु हो गया है हमारे यहाँ, ठीक है। तो हमारे यहाँ का जलवायु इस तरीके से है, समय के अनुसार ऐसे ऐसे होगा, और ये फिक्स है, ऐसे ही होगा। क्लियर है? अब इसमें चेंजिंग क्या होगा, तो चेंजिंग होगा मौसम में। कैसे? 21 मार्च को जो बसंत ऋतु आ रहा है वो मार्च में ना आकर के फरवरी में आ गया, 21 फरवरी को। जो गर्मी का मौसम है 21 जून को आना चाहिए, वो 21 मई को आ जा रहा है। तो ये समय पीछे हो गया, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 21 मार्च ना होकर के 21 अप्रैल को हो जाए, ये 21 जून ना होकर के 21 जुलाई को हो जाए, 22 दिसंबर ना होकर के 22 जनवरी हो जाए, या फिर 22 नवंबर हो जाए। तो ये परिवर्तन हो रहा है ना, समय का परिवर्तन हो जा रहा है, मौसम समय के जो है ना, मौसम जो आने वाला है वो उसका समय बदल जा रहा है, इसका मतलब जलवायु परिवर्तन कर रहा है। क्लियर है? अब जलवायु परिवर्तन करेगा तो आप समझिए कि हमारा एक माइंडसेट होता है, हम हर चीज़ अपने ज्योग्राफिकल कंडीशन के अनुसार, अपने एनवायरनमेंट के अनुसार उसको जो है सेट कर देते हैं। तो पिछले कई वर्षों से ये मौसम था, इस तरीके से मौसम चल रहा था, तो हम उसको सेट कर दिए थे, फिक्स था। अब जैसे उसमें बदलाव होगा तो वो जो भी चीज़ जो सेट किए हुए है वो सारा चीज़ क्या करेगा, गड़बड़ हो जाएगा, वो सारा चीज़ बर्बाद होने लगेगा, विनाश होने लगेगा उसका। क्लियर है? तो वो सारा चीज़ जब विनाश होने लगेगा तो जाहिर सी बात है ये विनाशकारी जलवायु परिवर्तन हो रहा है ना। क्लियर है? यही जलवायु परिवर्तन जो तेजी से हो रहे हैं, यही धीरे धीरे होता। जैसे 21 मार्च को बसंत ऋतु है तो अब 22 मार्च को होगा, एक दिन बढ़ा, फिर 10 साल के बाद 23 मार्च को, फिर 10 साल के बाद 24 मार्च को, या फिर 10 साल के बाद, ऐसे करके धीरे धीरे अगर बढ़ता ना तो पता नहीं चलता, और ये हमारे लिए लाभदायक साबित हो सकता था, या फिर बिना लाभ का और बिना घाटे का साबित हो सकता था, न्यूट्रल हो सकता था। तो ये चीज़ें जो है जलवायु परिवर्तन तेजी से हो रहा है, और ये तेजी से होने का कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस ग्रीन हाउस गैस की बात कर रहे हैं। इस गैस में कई सारे गैस आते हैं, जैसे मीथेन गैस होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, ऐसे कई सारे गैस है जो मीथेन गैस के श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो पावरफुल गैस होता है ग्रीन हाउस का वो होता है मीथेन गैस।
ठीक है, तो आज उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, अब ये शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अब ये जलवायु परिवर्तन के कारण इतने सारे चेंजिंग देखने को मिल रहे हैं, जो अभी हमने बताया ना स्टार्टिंग में कि कई जगहों पर सूखा आ जाना, समुद्री जल का लेवल ऊपर उठ जाना, कई जगहों पर बाढ़ का स्थिति हो जाना, कई जगहों पर ऑक्सीजन की कमी हो जाना, लोगों का अफरा तफरी में जाना, खाद्य का उत्पादन तेज गति से हो जाना लेकिन खपत उतना नहीं होना, ये सब जलवायु परिवर्तन का जो है ना असर है। ठीक है, तो अब देखिए, जब जलवायु परिवर्तन का ये सारा असर है, वैसे देखिए जलवायु परिवर्तन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, तो उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना, हमारा फोकस क्या है, ये रिपोर्ट के अनुसार क्या क्या बदलाव होगा उस पर फोकस करना है, इन सबको बेसिक तरीके से समझते हुए। क्लियर है? अब देखिए, तो हम ये कह रहे थे, हमारा जो टॉपिक था वो था कि भारत के अंदर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव देखने को मिल सकता है। तो हम ये कह रहे थे कि यदि जलवायु परिवर्तन इतना तेज गति से हो रहा है, जो अभी चल रहा है, इसी हिसाब से यदि चलता रहे तो लगभग और भी तेज गति से बढ़ेगा जलवायु परिवर्तन। तो इसके कहने का मतलब, ये रिपोर्ट का मतलब ये है कि भारत में जो खाद्यान्न का जो उत्पादन है, खाद्य का जो उत्पादन वो 16% नीचे गिर सकता है। भारत में क्या हो सकता है, 16% नीचे गिर सकता है, यानी जो हम प्रोडक्शन कर रहे थे भोजन का, उसका 16% कब तक, 2030 तक नीचे आ जाएगा। अब जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा भोजन का, तो जाहिर सी बात है लोगों के पास भोजन पहुंचेगा ही नहीं। तो लोगों के पास भोजन की कमी होगा तो लोग भूख के जो है, भूख से पीड़ित होंगे, भूख का जोखिम उठाएंगे। ऐसा हो सकता है ना? और लोग जब खाएंगे ही नहीं तो फिर समझ रहे हैं आप, बहुत बड़ा दिक्कत होने वाला है भविष्य के अंदर। बहुत सारा जो है मतलब क्या बताएं आपको हम, तो आप समझिए जो कहना चाह रहे हैं, चोरी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, किसी सामान को छीन लेना, चोरी कर लेना, किसी को मार देना, उसका सारा सामान छीन लेना, ये सारा चीज़ें हो सकता है समाज में। सामाजिक परिवर्तन हो जाएगा, फिर समाज का स्ट्रक्चर बदल सकता है। तो आप समझिए, क्योंकि आप समझ सकते हैं खाने पर यदि दिक्कत हो जाए ना, भूख के, तो समझ रहे हैं आप, आदमी कुछ भी कर सकता है। तो जो है ना भूख, ये इतना सारा दिक्कत है। यदि अब इनका इस रिपोर्ट का कहने का मतलब ये है कि 16% यदि नीचे गिरता है उत्पादन भारत का कई देशों का उत्पादन ग्रोथ करेगा, लेकिन भारत का उत्पादन 2030 तक नीचे गिर जाएगा 16%। अब 16% जब उत्पादन नीचे गिर रहा है, प्रोडक्शन नीचे हो जा रहा है, तो 23% भूख का जोखिम बढ़ जाएगा। भूख का जोखिम क्या होगा, 23% बढ़ेगा। भूख का जोखिम 23% ग्रोथ कर जाएगा। तो दिक्कत है, आप समझिए, दिक्कत तो है। तो प्रोडक्शन पर ध्यान देना होगा हमको, ठीक है। तो लेकिन इतना भी ध्यान देना है कि वैसा प्रोडक्शन ना करें जिससे जलवायु और तेज़ी से परिवर्तन होने लगे, जिससे जलवायु पर और प्रभाव ज़्यादा होने लगे। तो वैसा प्रोडक्शन भी नहीं करना है, ठीक है। इससे बचाव करना है। और हम लोग नागरिक हैं, यदि हम लोग ही चाहेंगे तो बदलाव हो सकता है। क्योंकि हम जितने आदमी इस चीज़ को समझेंगे, जितना ज़्यादा आदमी समझेगा उतना ज़्यादा आदमी इसका उपयोग करेगा, और ये परिवर्तन रुक सकता है, स्लो हो सकता है। स्लोली यदि परिवर्तन होगा तो दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्टली इतना तेज गति से यदि परिवर्तन होगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है। अब देखिए, तो ये तो पहला चीज़ है। पहली बात तो ये है कि 16% खाद्य का उत्पादन नीचे गिरेगा, 23% भूख का जोखिम ऊपर चला जाएगा। अब बात ये आता है कि ये जो IFPRI जो रिपोर्ट ये जारी किए हैं, IFPRI के द्वारा ये जो रिपोर्ट जारी हुआ है, उस रिपोर्ट में आखिर ये कैसे कहा जा सकता है कि भारत के अंदर ऐसा होगा? किस आधार पर ये कह रहे हैं? कौन सा आधार है इनका? आखिर किस चीज़ पर रिसर्च किए और उस रिसर्च के हिसाब से ये अनुमान लगा दिए हैं? तो उस मॉडल को समझते हैं, ठीक है, वो मॉडल को समझते हैं। तो दूसरा यहाँ पर हम कह सकते हैं
ठीक है, भारत के अंदर है। दूसरा यहाँ पर कर सकते हैं कि जो मॉडल है उसको समझते हैं। तो ये लोग जनरली देखिए, सबसे पहला तो चीज़ ये है कि ये लोग खाद्य उत्पादन पर रिसर्च किए। क्या क्या भारत के अंदर खाद्य उत्पादन हो रहा है और किस किस चीज़ों का उत्पादन हो रहा है और वो जलवायु पर कैसे असर करेगा, हमारे एनवायरनमेंट पर कैसे असर करेगा, उस पर रिसर्च किए। खाद्य उत्पादन पर रिसर्च करते हैं, ठीक है, खाद्य उत्पादन पर रिसर्च किए। दूसरा, उत्पादन के साथ साथ परिवहन पर रिसर्च किए, ठीक है, खाद्य का जो परिवहन था उस पर रिसर्च किए। क्लियर है। फिर ये लोग रिसर्च किए, परिवहन समझ रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग का काम, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम। तीसरा चीज, ये लोग उस जगह का भी रिसर्च किए जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जहां पर भूख का जोखिम अभी भी बना हुआ है, जहां पर भूख का जोखिम अभी भी बना हुआ है, तो उस इलाके में भी भूख का जोखिम अभी भी बना हुआ है, तो उस इलाके में भी, उस जो बड़ा आबादी वाला इलाका है जहां पर भूख जो है, मतलब अभी हमने बताया ना 20 करोड़ आदमी रात को भूखे सोते हैं भारत के अंदर, तो आप समझ सकते हैं। तो वो आबादी पर भी रिसर्च किए ये लोग कि वहां पर क्या स्थिति है, उसका भी जो है रिसर्च ये लोग करते हैं, ठीक है। और ये भी चीजें, ये सारे जो आधार है ना, ये आधार जो है इनका है वो रिपोर्ट तैयार करने का, ये बताने का कि भारत का प्रोडक्शन इतना कम होगा और 23% और भूख का जोखिम बढ़ जाएगा। और उसका आधार क्या है बताने का, ये चीज़ें, ट्रांसपोर्ट में क्या क्या दिक्कत है और खाद्य उत्पादन किस तरीके से, कौन सा खाद्य का उत्पादन हो रहा है, क्या क्या दिक्कत वहाँ पर देखने को मिल रहा है, और भूख का जोखिम वाला जो आबादी है वहाँ पर रिसर्च किए, तो ये सारा चीज़ें उनको पता चला। और फिर वैश्विक स्तर पर जो रिसर्च किए और उसका प्रभाव भारत पर कैसा पड़ेगा, उस हिसाब से भी ये रिपोर्ट तैयार किया गया है। क्लियर है। अब तीसरा चीज यदि हम आपको ये बता दें कि इस हिसाब से यदि ये रिपोर्ट यदि सही है, ये रिपोर्ट यदि सही है, तो आपको हम बताते हैं, अभी तो रात को बस भूखे सोते हैं ना 20 करोड़ के आसपास लोग, 19.4 बताए थे ना, लेकिन अप्रोक्स में 20 करोड़, तो 20 करोड़ लोग तो रात को भूखे सो जाते हैं, ये तो एक रिपोर्ट कर रहा है। लेकिन इनका कहना ये है, IFPRI के द्वारा जो ये बताया गया, तो इनका कहना ये है कि अगर यही हाल रहा ना, यही हाल रहा, इसी तरीके से यदि चलता रहा, तो 2030 तक, ज़्यादा दिन नहीं है, बस 8 साल, अभी 2022 चल रहा है, 2030 तक भारत के अंदर जो भारतीय हैं, भारत के अंदर जो लोग हैं वो भूख से पीड़ित बन जाएंगे फिर, ठीक है, उनको भोजन तक, दिन को भी भोजन नसीब नहीं होगा, भूख से पीड़ित, ठीक है, भूख से पीड़ित लोगों की जो संख्या है, भूख से पीड़ित लोगों की संख्या 73.9 मिलियन हो जाएगा। कब तक? 2030 तक भूख से पीड़ित लोगों की संख्या 73.9 मिलियन, यानी लगभग 7 करोड़ के आसपास, ठीक है, 7 करोड़ के आसपास ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, और यहां तक बताया गया कि यदि जलवायु का परिवर्तन और तेज गति से हो जाए, ये नॉर्मल स्थिति में बता रहे हैं हम, अभी जो स्थिति है ना, इसी स्थिति से यदि चलता रहा तो 73.9 मिलियन हो जाएगा भूख से पीड़ित लोगों की संख्या भारत में। लेकिन यदि इसमें हम जलवायु परिवर्तन का प्रभाव भी यदि जोड़ देते हैं, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को यदि ऐड कर दें, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 73.9 मिलियन से बढ़कर 90.6 मिलियन हो सकता है, ठीक है, 90.6 मिलियन हो सकता है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है जनरली, ठीक है, आप समझिए 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, तो ये तो डाटा तैयार एक कर दिए। एक चीज और बताइए, इन लोगों ने एक चीज और बताया, क्या बताया, भारत के अंदर ही अभी चल रहा है, ठीक है,
भारत पर क्या क्या प्रभाव होगा उसकी बात कर रहे हैं। एक चीज और बताया कि खाद्य उत्पादन का जो सूचकांक है, सूचकांक जो इंडेक्स तैयार किया जाता है जनरली, इंडेक्स मतलब अब देखिए खाद्य उत्पादन सूचकांक क्या होता है, जो फूड का जो प्रोडक्शन करना है तो उसका एक इंडेक्स तैयार करते हैं हम लोग, ठीक है। यहां पर लिखेंगे कि प्राथमिक भोजन, ठीक है, फिर मध्यवर्ती भोजन, फिर वैसा भोजन जो पूंजीगत भोजन होगा, पूंजीगत उत्पादन, ठीक है। तो ऐसे करके एक इंडेक्स तैयार करते हैं, ठीक है। और एक निर्माण सामग्री वाला जोड़ लीजिए आप, ठीक है। बुनियादी निर्माण सामग्री ऐसे कर सकते हैं, बुनियादी तौर से जो निर्माण करने का जो सामग्री है उसका, तो ये एक जो है ना, ये ऐसे करके एक इंडेक्स तैयार किया जाता है पूरा, कि प्राथमिक भोजन में कौन कौन से आएंगे, ठीक है, पूंजीगत भोजन में कौन कौन से आएंगे, बुनियादी निर्माण किस तरीके से करेंगे, और मध्यवर्ती जो भोजन का निर्माण करेंगे वो कैसा होगा, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है, देखिए प्राथमिक भोजन में क्या आएगा, जो जरूरत है, सबको जरूरत है वैसा भोजन, ठीक है। उसके बाद मध्यवर्ती भोजन, तो आप समझ रहे हैं, जरूरत के बाद जो थोड़ा सा और हो जाए वो भोजन, फिर ऐसा भोजन जो पूंजी को इकट्ठा कर दे, ऐसा उत्पादन, भोजन ही नहीं, ऐसा उत्पादन, खाद्य उत्पादन भी होता है ना, जो हम लोग व्यापार करते हैं भोजन का, ठीक है, चावल गेहूं ये सब का जो व्यापार कर रहे हैं, तिलहन का व्यापार कर रहे हैं, तो वो पूंजीगत हो गया ना, खाद्य उत्पादन पूंजी दे रहा है, फिर अपना जरूरत पूरा हो गया, उसका व्यापार करे तो वो पूंजी भी ला करके दे रहा है, वैसा उत्पादन। फिर निर्माण सामग्री वाला, किसी चीज़ का निर्माण करना है, वैसा उत्पादन, जैसे चिप्स वगैरह बना दिए, या फिर कोई भी और चीज़ें जो फैक्ट्रियों के अंदर जो निर्माण कर रहे हैं हम लोग, जिसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो वैसा खाद्य भी, इन सब का एक इंडेक्स तैयार किया जाता है, और ये इसी को ये खाद्य उत्पादन सूचकांक कहते हैं जनरली, और कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें वैसे खाद्य को शामिल किया जाता है जो खाने योग्य हो, जो खाने योग्य हो वैसे खाद्य को इसमें शामिल किया जाता है, और जो खाने योग्य के साथ साथ जिसमें पोषण भी हो, न्यूट्रिशन भी हो, ठीक है, पोषण युक्त हो, पोषण युक्त खाद्य का उत्पादन का इंडेक्स तैयार किया जाता है, ठीक है। पोषण युक्त खाद्य, जो पोषण से भरपूर हो, पोषण उसमें रहे, वैसा खाना। देखिए जनरली चाय और कॉफ़ी भी खाद्य के अंदर आता है, लोग उसका उपयोग करते हैं, चाय और कॉफ़ी का, लेकिन उसको खाद्य उत्पादन सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि उसका पोषण मूल्य नहीं है, न्यूट्रिशन का कोई वैल्यू नहीं है उसके अंदर, चाय और कॉफ़ी के अंदर। तो चाय और कॉफ़ी को खाद्य होते हुए भी खाद्य उत्पादन सूचकांक में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें पोषण नहीं होता। क्लियर है? पोषण का जनरली वैल्यू नहीं है उसके अंदर। तो क्लियर है? तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी चीज़ें हैं, जैसे कि पांचवा पॉइंट में हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर लगभग ये बताया जा रहा है कि 2100 तक, 2100 ईस्वी, अभी कितना चल रहा है, 2022 चल रहा है ना, तो लगभग अभी से 78 साल बाद, ठीक है, 78 साल बाद, मतलब 2100 तक क्या होगा कि भारत का जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर, जो औसतन जो टेम्परेचर है, औसतन तापमान पूरे भारत का जो औसतन तापमान है, ठीक है, एवरेज टेम्परेचर है, वो 2.4 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 4.4 डिग्री सेल्सियस जो है, मतलब 2.4 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4.4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। ये तो मिनिमम है, 2.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा ही। अभी मान लेते हैं भारत का औसतन टेम्परेचर कितना है अभी के हिसाब से, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसे औसत टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर एक बताया जाता है भारत का टेम्परेचर एवरेज। तो 2100 में भारत का टेम्परेचर 2.4 डिग्री तो मिनिमम है, 15 2 17.4 डिग्री सेंटीग्रेड तो मिनिमम है, होगा ही होगा। उससे बढ़ेगा कहाँ तक, 4.4 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी बढ़ सकता है।
अगर उस पर कंट्रोल ना किया जाए तो ये भारत के लिए एक मतलब बहुत ही गड़बड़ बात है। जो टेम्परेचर इतना बढ़ा देगा तो समझ रहे हैं बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, तो आप समझ ही सकते हैं। तो ये एक चीज़ें हैं। भारत के लिए एक सकारात्मक चीज़ भी है, ठीक है, एक सकारात्मक चीज़ भी है 6 नंबर पॉइंट में हम कह सकते हैं। अब वो क्या है कि भारत में जो खपत है, ठीक है, भारत में जो खपत है, खपत कहने का मतलब जो खाद्य का खपत है। देखिए जनरली एक चीज़ आपको हम बताते हैं, जो अभी हमने बताया था ना कि जो मॉडल होते हैं, ठीक है, जो हमने बताया था कि ये जो रिपोर्ट बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में भूख का जोखिम 23% तक 2030 में बढ़ सकता है। 2030 तक, कब तक? 2030 तक भारत में भूख का जोखिम 23% तक बढ़ सकता है और खाद्य का उत्पादन 16% नीचे गिर सकता है। ये अभी हमने बताया था। तो इसका मॉडल क्या है, इसका आधार क्या है ये कहने का? तो इसका आधार है खाद्य उत्पादन, परिवहन, गरीबी क्षेत्र और भूख का जोखिम वाला जो आबादी है उस पर रिसर्च करता है। इसमें एक चीज़ और हम ऐड कर सकते हैं कि खाद्य का जो खपत है, खपत यानी जो इसका मतलब खपत करने का मतलब इसका जो उपयोग किया जा रहा है, खर्च हो जा रहा है, ठीक है, तो इसको भी ऐड करके ये आधार में ये भी ऐड हो सकता है, ठीक है। इसको भी आप समझ लीजिए। खाद्य खपत यहाँ जनरली कैलोरी में होता है, किलो कैलोरी में यहाँ पर डिसाइड होता है, किलो कैलोरी। किलो कैलोरी में यहाँ पर जो है, इसको अंग्रेजी में भी वही बोलते हैं, ठीक है। देखिए किलो कैलोरी में यहाँ पर डिसाइड किया जाता है। अभी किलो कैलोरी क्या है? कैलोरी का ही बड़ा मात्रक है। जनरली बड़े स्तर पर जब देखा जाता है ना कैलोरी को, तो वो किलो कैलोरी इसको कहते हैं, ठीक है। देखिए एक कैलोरी में, देखिए अब थोड़ा सा कैलोरी के बारे में आपको हम बताते हैं। देखिए देखो कैलोरी को शॉर्ट में CAL लिखते हैं, ठीक है, CAL। कई सारे जगह पर आप देखिएगा पैकेट जो आप खरीदते हैं ना खाने वाला, उसमें लिखा होता है CAL करके और इतना इसमें CAL है, मतलब इतना कैलोरी है, ऐसा लिखा हुआ देखेंगे आप, ठीक है। एनर्जी का होता है, कैलोरी का होता है, ये सारा चीज़ दिखाता है, फैट का होता है, शुगर का होता है, ये सारा चीज़ लिखा होता है पैकेट के पीछे, आप देखिएगा। तो कैलोरी का कहने का मतलब, देखिए कैलोरी होता क्या है, ये जनरली ऊष्मा और ताप का मात्रक होता है। किसका? ऊष्मा और ताप का मात्रक होता है, इकाई होता है, ठीक है। ऊष्मा और ताप का, हीट एंड टेम्परेचर का यूनिट होता है। अब देखिए कैलोरी जनरली होता क्या है, देखिए सिंपल भाषा में आपको समझाते हैं हम। 1 ग्राम वाटर, 1 ग्राम वाटर, ठीक है, मतलब 1 ग्राम पानी को हम कितना डिग्री, और जैसे मान लेते हैं 1 ग्राम पानी है अभी हमारे पास, चाहे आपके पास 1 ग्राम पानी है आपके पास, ठीक है, उसका जो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर अभी मान लेते हैं 10 डिग्री 10 छोड़िए, इसका टेम्परेचर अभी मान लेते हैं 3 डिग्री सेंटीग्रेड है। कितना है? 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका टेम्परेचर हमको 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर हमको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। तो इसमें कितना हम क्या करते हैं, पानी को टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, पानी का जो टेम्परेचर है उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, नीचे से आग लगाते हैं और उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और वो बॉइलिंग होने लगता है। कब? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है ना, पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलने लगता है, ये शायद आपने पढ़ा भी होगा। तो जो बॉयल होता है, जो उबलने का काम होता है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अभी हम बता रहे हैं कि पानी का टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसको हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ाना चाहते हैं, मतलब इसका 3 से हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड करना चाहते हैं। कितना चाहते हैं? 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो। तो इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में जो हीट लगेगा, जो आग जलाते हैं ना नीचे से, तो उसमें क्या निकला? हीट ही ना, उष्मा ही होता है ना। तो जो उष्मा लगेगा, कितना? 1 ग्राम पानी को 1 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ाने के लिए जो हीट लगता है, ठीक है, जो हीट लगता है, जो ऊष्मा लगता है, उसको कैलोरी कहते हैं। क्लियर हो गया? ध्यान से समझिए। 1 ग्राम पानी है, उसका टेम्परेचर कुछ भी हो अभी, ठीक है, 1 ग्राम पानी है,
उसको हम 1 डिग्री और सेंटीग्रेड, उसका टेम्परेचर जो है 1 ग्राम पानी का जो टेम्परेचर है उसका 1 डिग्री और हम बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, टेम्परेचर को। तो जितना हीट हम लगाएंगे ना, वो हीट क्या होता है, वो कैलोरी होता है। क्लियर हो गया, समझ में? वो इस तरीके से हम कहते हैं। अब देखिए, अब सिंपल भाषा में फिर से समझाते हैं आपको कि अभी जो हमारे पास 1 ग्राम जो पानी है ना, उसका टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है, मतलब 4 डिग्री करना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड करना है। तो जितना हीट लगेगा ना, जितना हीट हम ऐड किए वो इसका क्या होगा, वो हीट क्या होगा, इसका कैलोरी होगा, क्योंकि हीट का ऐसा यूनिट क्या होता है, कैलोरी होता है। क्लियर है? तो 1 ग्राम कैलोरी यहाँ पर कर सकते हैं, 1 कैलोरी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। अब 1000 कैलोरी का 1000 ग्राम जो कैलोरी होता है, ये 1 ग्राम कैलोरी हो गया ना, ये 1 ग्राम कैलोरी हो गया, क्योंकि 1 ग्राम वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया तो 1 ग्राम कैलोरी। और 1000 ग्राम कैलोरी को बराबर हम कह सकते हैं कि 1 किलो कैलोरी होता है। कितना होता है? 1 किलो कैलोरी। 1000 ग्राम कैलोरी बराबर 1 किलो कैलोरी होता है। क्लियर हो गया? क्लियर है ये सारी चीज? अब देखिए, अब हम ये कहते हैं, जैसे देखिए, अब इसमें एनर्जी में आपको शायद कई बार आप ये महसूस भी करते होंगे कि जैसे मान लेते हैं कि एक रोटी हम खा रहे हैं, चपाती वाला एक रोटी खा रहे हैं, ठीक है, क्या खा रहे हैं? रोटी। तो एक रोटी खाने में कितना, एक रोटी खाने में हमारे पास कितना कैलोरी मिलता है, हमारे शरीर को कितना कैलोरी मिलता है। तो एक एवरेज बताते हैं। वैसे ये तो रोटी पर निर्भर करेगा कि रोटी का मोटाई कितना है, उसमें न्यूट्रिशन कितना है, वो चीज़ें पर निर्भर करेगा, लेकिन एक मतलब एवरेज तरीके से यदि हम आपको बताएं तो एक रोटी में लगभग 104 से लेकर 106 के आसपास कैलोरी होता है, ठीक है। 104 से 106 कैलोरी हमको मिलता है, जिसमें क्या मिलता है हमको? कार्बोहाइड्रेट मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, फिर प्रोटीन मिलता है, फिर वसा मिलता है, ठीक है। तो आप यहां से ये बता सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कितना मिलेगा। आप यहां पे देख सकते हैं, शायद 63 कार्बोहाइड्रेट मिल जाए, 30 प्रोटीन मिल जाए और वसा 33 मिल जाए, जो भी है ऐसा 33 कैलोरी ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आप जो है ऐसे लिख सकते हैं। शायद इसको जोड़ के देखिए ना कितना हो रहा है, जो भी है मतलब ज़्यादा ही हो रहा है, शायद लगता है कि कितना हो रहा है, 6 और 3 6 और 6 12 126 हो जा रहा है ना, बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें थोड़ा कम करते हैं जैसे कि यहाँ पर जो है ना, यहाँ 10 करते हैं, 10 कैलोरी, ठीक है। अब शायद आ जाएगा 106 कैलोरी आ जा रहा है, ठीक है। तो इसको हटाते हैं और यहाँ पर 106 करते हैं, ठीक है। तो आप शायद समझ में आ गया होगा एक रोटी में कितना कैलोरी। अब आप कई बार आप समझिएगा कि अच्छा ठीक है, 1 किलोमीटर जाने में थोड़ा सा आपको ना इंटरेस्टिंग के लिए, थोड़ा सा जानकारी के लिए आपको बताते हैं डाटाबेस कि 1 किलोमीटर जाने में, 1 किलोमीटर हमको जाने में कितना कैलोरी ऊर्जा खर्च होता है, कितना कैलोरी। तो हम कह सकते हैं कि लगभग 30 से 40 कैलोरी खर्च होता है 1 किलोमीटर जाने में। 1 किलोमीटर जाने में 30 से 40 कैलोरी खर्च होता है। क्लियर है? अब बताते हैं, अब आपको फिर से वहां पर आते हैं, यहां पर कि किलो कैलोरी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। खपत की बात कर रहे थे ना, खाद्य खपत। तो हमारा जो 6 नंबर जो पॉइंट था, 6 नंबर पॉइंट कहाँ गया? यही था, वैश्विक खाद्य रिपोर्ट, शायद 1 ग्राम पूंजीगत, जो भी है हटाइए, इधर ही लिखते हैं। तो शायद 6 या 7 नंबर पॉइंट होगा, जो भी पॉइंट होगा छोड़िए ना, पॉइंट से कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ देखिए, तो हम ये कह रहे थे कि खाद्य का खपत, यहाँ पर सकारात्मक पक्ष हम बता रहे थे ना, कि खाद्य का जो खपत है, ठीक है, जो भोजन का जो खपत है, ये सकारात्मक पक्ष भारत के लिए, अभी जितना बताया वो नकारात्मक था,
जो प्रभाव देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से जोखिम हो रहा है। तो सकारात्मक पक्ष ये है कि खाद्य का खपत अभी के हिसाब से लगभग प्रतिदिन 2600 कैलोरी यूज होता है, 2600 कैलोरी यूज हो रहा है अभी के हिसाब से। अभी जो भारत की स्थिति है, एवरेज एक पता किया गया है कि 2600 कैलोरी हर आदमी पर डे, ठीक है, पर डे और पर आदमी जो है ना, पर्सन, तो पर डे और पर पर्सन मतलब हर आदमी प्रतिदिन लगभग 2600 कैलोरी ऊर्जा यूज करता है। क्लियर है? इसका खपत करता है। ये बातें क्लियर है? तो अब इसमें सकारात्मक चीजें क्या है? सकारात्मक चीज ये है कि अभी तो ये खर्च कर रहा है, तो 2030 तक भी इसका जो खर्च का जो अनुमान है वो लगभग सेम है। जो खाद्य का जो खपत है वो लगभग सेम है 2030 तक भी। तो ये सकारात्मक पक्ष है ना खर्च को लेकर के। अब आपको ये दिमाग में आ रहा होगा कि उत्पादन तो घट गया, ठीक है, उत्पादन घट रहा है, भूख जो भोजन है, भूख का जोखिम बढ़ रहा है, भूख से पीड़ित लोग ज़्यादा हो जाएंगे और खर्च उतना ही हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं, मतलब इनकम हो नहीं रहा, इनकम और कम हो रहा है, लेकिन जितना खर्च अभी कर रहे हैं उतना ही खर्च आगे आने वाले दिनों में भी हम लोग करेंगे। ये समझ सकते हैं आप, मतलब कहाँ तक जा सकते, कहाँ जा रहा है भारत का स्थिति। तो आपको शायद समझ में आ गया होगा ये सारा चीज़ कि क्या क्या चीज़ें हैं भारत के अंदर, ठीक है, भारत के अंदर मतलब क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगा। अब ये रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर यदि देखा जाए, ठीक है, वैश्विक स्तर पर यदि हम देखें ये रिपोर्ट को, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट यदि हम आपको बताएं कि 2050 तक, यह क्या बताएं कि 2050 तक 2010 के हिसाब से, किसके हिसाब से? 2050 तक, लेकिन किसके हिसाब से? 2010 के स्तर से 60% जो है वो ग्रोथ करेगा। तो क्या ग्रोथ करेगा भाई? 60%, इतना ज़्यादा तो ग्रोथ करेगा खाद्य का उत्पादन। खाद्य का जो उत्पादन है वो 60% ग्रोथ कर जाएगा 2010 के हिसाब से। 2010 में, जैसे कहने का मतलब ये है विश्व के वैश्विक स्तर पर कि 2010 में यदि मान लेते हैं कि 100, मतलब एक खेत है हमारे पास, ठीक है, मान लेते हैं, एक नॉर्मल भाषा में आपको बताते हैं, एक मान लेते हैं ये एक एरिया है हमारे पास, ठीक है, इस एरिया में 100 उत्पादन हो सकता था। कितना हो सकता था? परसेंटेज को हम नंबर में समझाते हैं आपको, ठीक है। देखिए इस एरिया में 100 उत्पादन हो सकता था, कितना? 100 उत्पादन होने की संभावना थी, लेकिन इस एरिया में 2010 में 10 उत्पादन ही हो पाया, 10 छोड़िए 20 उत्पादन हो पाया। 100 होना था, हुआ कितना? 20 2010 में। लेकिन ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2050 तक ये उत्पादन 20 न होकर के 60 और ऐड हो जाएगा, और हो जाएगा कितना? 80 उत्पादन हो जाएगा। समझ में आ रहा बात? ये 20 न हो रह करके 60% ग्रोथ करेगा। 60, ये हम परसेंट को नंबर से आपको समझा रहे हैं, 60 ऐड हो जाएगा मतलब 80 हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो 2050 तक ये अनुमान है वैश्विक स्थिति पर, ठीक है, 2050 तक ऐसा उत्पादन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरी बात यदि हम आपको ये समझा दें, ये तो उत्पादन ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है, उत्पादन हो रहा है तो अच्छा ही है ना, 100 होना चाहिए, जितना संभावना था उतना होना चाहिए, उतना है भी, ठीक है। तो इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि यहाँ पर जो खाद्य का उत्पादन है वो ज़्यादातर विकसित देशों में न होकर के विकासशील देशों में होगा। कौन से देश में होगा? विकसित देशों की तुलना में विकसित देश और विकासशील देश, ठीक है,
विकासशील देश, वो ग्रेटर देन है विकासशील देश उत्पादन को लेकर के 2050 तक या 2030 तक विकसित देशों की तुलना में विकासशील देश में खाद्य का उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा, ये ऐसा अनुमान है। अब देखिए क्यों ऐसा होगा। अब देखिए विकासशील देश में, विकसित देश में जनरली सब लोग कंट्रोल पर काम कर रहे हैं, शिक्षित, एक तो शिक्षित होते हैं, हर चीज़ से जो है सुविधाओं से जो है वो परिपूर्ण होते हैं। जैसे अमेरिका की बात कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रियों की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, वो विकसित देश होते हैं। और विकासशील देश में हमारा भारत है, अफ्रीका के जो देश हैं वो लोग हैं, या फिर जो गरीब देश है जो विकास के स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं विकास करने के लिए, उन देशों की बात कर रहे हैं हम। तो विकसित देश और विकासशील देश में विकासशील देश का खाद्य का उत्पादन बढ़ेगा, ऐसा क्यों? क्योंकि विकासशील देश में जनसंख्या ज़्यादा होगा, जनसंख्या क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा, जनसंख्या ज़्यादा होगा। मतलब जनसंख्या अगर ज़्यादा हो रहा है, जैसे शिक्षा कम है तो जनसंख्या ज़्यादा होगा। आप देखिएगा जो गरीब देश होते हैं या फिर जो गरीब इलाका होता है, जो गरीब एरिया होता है जहाँ पर शिक्षित कम लोग होते हैं, उस एरिया में आप देखिएगा पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, जनसंख्या ज़्यादा होता है, ठीक है। आप देखिएगा अब जनसंख्या ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है इन लोगों का इनकम अभी 10 रुपये है, तो अभी एक आदमी 10 रुपये लेकर के आ रहा है रोज़, ठीक है, 10 रुपये रोज़ लेकर के आ रहा है एक आदमी। तो बार बार पॉल्यूशन आ रहा है। पॉपुलेशन यदि ज़्यादा हो रहा है, जैसे मान लेते हैं 2 आदमी हैं, तो 10-10 मिल करके 10 + 10 रुपया मिल करके क्या हो जाएगा, 20 रुपये आएगा ना। तो इनकम तो ग्रोथ हो रहा है ना। और ये ऐसे ही 10 आदमी आ गया तो ये 10-10 मिल करके 10 बार क्या होगा, 10-10 मिल करके 10 से गुना कर देते हैं और क्या हो जाएगा, 100 रुपया आ जाएगा। तो 10 रुपया से 100 रुपया हो गया ना इनकम। तो जनसंख्या ग्रोथ करेगा, इनकम ग्रोथ करेगा, आय में वृद्धि होगा। आय, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आय। तो इनकम जो आय जिसको हम कह रहे हैं, आय में वृद्धि और जनसंख्या में वृद्धि होगा। अब जनसंख्या में वृद्धि होगा तो भोजन ज़्यादा खाएगा ना। एक आदमी है 2 रोटी खाया, 2 आदमी है तो 4 रोटी उपयोग तो होगा ही। पेट तो भरना है ना, अपने भूख को तो दूर करना है। ऐसा तो नहीं होगा ना कि 2 रोटी है तो एक तुम खा लो एक तुम खा लो, पेट तो दोनों का खाली हो जाएगा। फिर इससे अच्छा है कि प्रोडक्शन ज़्यादा कर देते हैं, उत्पादन ज़्यादा कर देते हैं। हम 2 खाएंगे तुम भी 2 खाओ, प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। तो इस हिसाब से खाद्य का उत्पादन विकासशील देशों में ज़्यादा हो जाएगा और डिमांड भी ज़्यादा होगा। जनसंख्या ग्रोथ करेगा तो डिमांड ज़्यादा होगा ही, इनकम आएगा, खरीदेगा ही आदमी। तो आप समझ सकते हैं। लेकिन इसमें एक और चीज़ आपको हम बताते हैं जो आपको शायद देखने में गजब लगेगा कि विकासशील देश में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। जनसंख्या ज़्यादा हो रहा है तो आदमी काम भी ज़्यादा करेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये लोग खर्च नहीं कर पा रहे उतना जितना विकसित देश खर्च करेगा। जितना खर्च, जितना खपत खाद्य का विकसित देश खर्च करेगा, उसका आधा से भी कम खर्च विकासशील देश करेगा। समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं हम? देखिए ध्यान से समझिए, विकसित देश जितना खर्च करेगा, विकसित देश जितना खर्च करेगा उसका आधा, ठीक है, उसका आधा से भी कम, उसका आधा से भी कम कौन खर्च करेगा, विकासशील देश। विकासशील देश। अब समझिए विकासशील देश की बात कर रहे हैं, जैसे अफ्रीका की बात कर, देखिए एशिया महादेश है, मान लेते हैं ये एशिया महादेश है। एशिया महादेश में जो दक्षिणी एशिया है, ठीक है, कौन सा एशिया, दक्षिणी एशिया। दक्षिणी एशिया। और यहाँ पर जो अफ्रीका महादेश है, तो अफ्रीका महादेश में ये मध्य और पश्चिमी अफ्रीका, मध्य और पश्चिमी अफ्रीका, यहाँ पर कह सकते हैं पश्चिमी और मध्य अफ्रीका। ये देश जो है ये विकासशील देश में ऐसे आ रहे हैं। तो विकासशील देश में जो
उत्पादन है खाद्य का वो 60% ग्रोथ करेगा 2010 के स्तर से, 60% ज़्यादा। लेकिन खपत के स्तर में देखिएगा तो विकसित देश के आधा खपत से भी कम खपत करेगा, कम खर्च करेगा। समझिए क्या हाल होने वाला है। तो इसलिए अब कम खपत करेगा तो जाहिर सी बात है क्या होगा, भूख का जोखिम तो बढ़ेगा। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि हम प्रोडक्शन जब ज़्यादा कर रहे हैं तो खपत कम क्यों कर रहे हैं भाई। और मान लेते हैं विकसित देश कैसे मतलब ज़्यादा खपत करेगा हमसे, हम उसके आधा से भी कम कैसे खपत कर सकते हैं। जब हम ही उपजा रहे हैं तो हम अपने खाने भर तो रखेंगे ना, उससे ज़्यादा तो खपत हमारा होना चाहिए क्योंकि हम ही खुद ही उपजा रहे हैं। आपके दिमाग में तो ये क्वेश्चन आएगा। तो अब देखिए, अब एक चीज़ बताते हैं, धीरे धीरे पूरा दुनिया टेक्नोलॉजी का होने वाला है। धीरे धीरे पूरा दुनिया टेक्नोलॉजी से अपडेट होने, टेक्नोलॉजी की ओर जा रहा है पूरा, ठीक है। सुविधाओं के ऊपर जा रहा है, भौतिक सुख के ऊपर जा रहा है, भौतिक सुख के ऊपर जा रहा है, सुविधाओं के ऊपर जा रहा है। तो विकसित देशों के पास सुविधा तो पहले से ही है, सुविधा पहले से ही है। अब वो सुविधा को बेच रहे हैं, अब वो भौतिक सुख को बेच रहे हैं विकसित देश। और विकासशील देश क्या कहेगा, हम खरीदते हैं। तो खरीदने के लिए क्या करेगा, जो हम प्रोडक्शन किए हैं, जो उत्पादन किए हैं, उस उत्पादन को बेचेंगे, उन्हीं से बेच देते हैं और उनका सुविधा हम लोग खरीद लेते हैं। समझ में आया। तो उनका सुविधा महंगा है, हमारा चीज़ सस्ता है। क्यों? क्योंकि ऐसा उन लोगों ने ही बनाया है। समझ रहे हैं, हमारा सामान सस्ता हो गया क्योंकि हम पेट भरते लोगों का, उनका सामान महंगा हो गया क्योंकि वो सुख दे रहे हैं लोगों को, भौतिक सुख दे रहे हैं। अब आप डिसाइड कीजिएगा कि मामला सबसे जो ज़्यादा बेहतर मामला होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, भूख को मिटाना होना चाहिए, पेट भरना होना चाहिए, या भौतिक सुख जो है ज़्यादा उसका रेशियो होगा। अब खुद समझिए, भौतिक सुख जरूरी है या पेट भरना जरूरी है। तो जो जरूरी है उसका लेवल हाई होना चाहिए ना, उसका वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए जो जरूरी है। हम ये कह रहे हैं कि भौतिक सुख जरूरी है या पेट भरना, भूख को दूर करना, भूख के जोखिम को दूर करना, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। भूख के जोखिम को दूर करना, अब आप बताइए ये फर्स्ट नंबर ज़्यादा या सेकंड नंबर, किसका रेशियो ज़्यादा होगा, कौन ज़्यादा ज़रूरी है, कौन ज़्यादा ज़रूरी है, भौतिक सुख या पेट भरना, भूख के जोखिम को दूर करना, कौन ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद डिसाइड कीजिएगा और अपने हिसाब से आप सोचिएगा कि जो ज़्यादा ज़रूरी है उसका वैल्यू तो, उसका मूल्य तो ज़्यादा होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो उल्टा चल रहा है पूरा। तो आप समझिएगा, खुद भी समझिएगा कि ये क्या चक्कर है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ये चीज़ें समझ में आ रहा है। एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं कि विकासशील देश ज़्यादा किस पर फोकस कर रहा है, धान, चावल, गेहूं, तिलहन, ये सारी चीज़ें पर, मांस पर, डेयरी उत्पाद पर। और विकसित देश किस चीज़ पर फोकस करेगा, वो फोकस करेगा जो फल होगा, सब्जी होगा, जो प्रसंस्कृत खाद्य होगा, ये सब प्रसंस्कृत खाद्य में आएंगे। दाल होगा, जो प्रोटीन से युक्त होगा, जो पोषण से युक्त होगा, उस भोजन पर ज़्यादा फोकस किसका होगा, विकसित देश का। उसका खपत ज़्यादा कौन करेगा, विकसित देश, पोषण युक्त भोजन का। जो विकासशील देश है वो किसका उपयोग करेगा,
वो उपयोग करेगा, ऐसा अनुमान बताया जा रहा है, ऐसा पूरा डाटा तैयार किया गया है। ऐसा अनुमान है कि विकासशील देश पोषण युक्त को छोड़ करके क्वांटिटी पर जाएगा, क्वालिटी को छोड़ करके क्वांटिटी पर ज़्यादा फोकस करेगा। क्वालिटी नहीं चेक कर रहे हैं, क्वांटिटी पर। तो दिक्कत कहाँ होगा? विकसित देश और विकसित होंगे, विकासशील देश धीरे धीरे चढ़ेंगे ऊपर। समझ रहे हैं? दिक्कत ये होगा। वैसे हर चीज़ का जड़, एक तो पॉपुलेशन तो है ही, जनसंख्या तो है ही, दूसरा ये व्यवस्था भी है। आप समझिए इस चीज़ को। तो ये सारा चीज़ है। यहाँ तक अनुमान है कि जो मांस है, ठीक है, नेक्स्ट पे लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में जो मांस है, मांस और डेयरी उत्पाद इसका दक्षिण पूर्वी एशिया में, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया में और जो अफ्रीका है, तो अफ्रीका में मध्य और पश्चिमी अफ्रीका, ठीक है, तो पश्चिमी अफ्रीका, ईस्ट और जो मिडिल अफ्रीका है, मिडिल अफ्रीका में मांस और डेयरी उत्पाद 2030 तक 2 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? यहीं पर लिखते हैं 2 गुना 2 हो जाएगा। अभी 10 हो रहा है मांस का उत्पादन, तो 2030 तक 20 हो जाएगा, डायरेक्टली 2 गुना होगा। और 2050 तक ये उत्पादन मांस और डेयरी उत्पादों का, डेयरी उत्पाद समझ रहे हैं ना, दूध से बना हुआ चीज़ें जो होते हैं, और मांस, तो मांस और डेयरी उत्पाद जो है 2050 तक 3 गुना उत्पादन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 गुना उत्पादन हो जाएगा। और इसका खपत, उत्पादन इतना होगा और खपत करेंगे ही नहीं। विकसित देश इनसे कहीं ज़्यादा खपत कर देगा, इन्हीं को सामान का उपयोग करेगा, खींचेगा। ठीक है, तो आप समझिए कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें हैं दिक्कत। और जलवायु परिवर्तन जनरली इसी सब चीज़ से होता है ना। अब देखिए एक चीज़ आपको हम बताते हैं, अगर ऐसा अनुमान है, ठीक है, कि इस तरीके से ऐसा चल रहा है। वैसे देखिए पहले आपको हम समझा देते हैं एक चीज़ कि खाद्य उत्पादन का जलवायु परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है। या फिर ऐसे भी कर सकते थे कि खाद्य उत्पादन से जलवायु पर क्या मतलब प्रभाव उत्पन्न होगा जलवायु परिवर्तन में। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसको समझते हैं, देखिए खाद्य उत्पादन से समझते हैं। सबसे पहला चीज़, जो चीज़ें हम खाद्य का उत्पादन हमने किया वो, ठीक है। दूसरा चीज़, इसका परिवहन हमने किया, ठीक है। ये सारा चीज़ हमने अभी बताया था कि किस तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट ये पैदा कर सकता है। ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करेगा, नाइट्रस ऑक्साइड, ये SO2 वगैरह इसे उत्पन्न करेगा, CO2 उत्पन्न करेगा। और फिर उसके बाद फिर हम कह सकते हैं कि जो खाद्य जो उत्पादन हो गया ना, जिसका परिवहन हो गया, उसमें से भी जो व्यर्थ खाद्य है, व्यर्थ जिसका कोई अर्थ ही नहीं बनता, जो बेकार हो गया, व्यर्थ खाद्य जो कचरा में फेंक दिया जाएगा। कहाँ पर? कचरा में जो है फेंक दिया जाएगा, तो उससे जो मीथेन गैस उत्पन्न होगा वो तो अलग ही होगा। तो आप समझ सकते हैं ये सब ग्रीन हाउस गैस हैं, ठीक है। कैसे गैस हैं? ग्रीन देखिए ग्रीन हाउस गैस में यदि हम 2-3 गैसों के नाम बता दें, एक होता है CH4, ये मीथेन गैस है, ठीक है। इसका पावर यदि हम आपको बताएं तो अभी रुक जाइए आप। और एक होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, एक नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड। देखिए जो मीथेन गैस है ना,
मीथेन गैस, ठीक है। तो ये मीथेन गैस जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड से 25 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है, 25 गुना ज़्यादा पावरफुल। अब यहाँ पर बात ये आता है कि ये सब जो मीथेन गैस है या फिर ये जो ग्रीन हाउस गैस के श्रेणी में जो आ रहे हैं, ये ग्रीन हाउस गैस जलवायु को कैसे परिवर्तन करते हैं, ये क्वेश्चन आपको आएगा ना दिमाग में, जलवायु को कैसे चेंजिंग कर रहे हैं। तो जलवायु का मतलब मौसम बदल रहा है, मौसम का मतलब टेम्परेचर चेंजिंग हो रहा है, टेम्परेचर का बढ़ जाना, अभी हमने बताया भी टेम्परेचर ग्रोथ कर रहा है। तो आखिर ये गैसें टेम्परेचर को कैसे ग्रोथ करवा रहा है भाई, टेम्परेचर कैसे बढ़ा रहा है, तो इसको समझते हैं आज, ठीक है। देखिए भारत ही नहीं मतलब पूरे दुनिया में, पूरे पृथ्वी पर बात करते हैं हम लोग, ठीक है। जो वायुमंडल है पूरे पृथ्वी का, उसमें कई सारे गैस हैं, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ऑर्गन है, ऑक्सीजन है, कई सारे गैस हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा भी है 0.003% तो है ही, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा भी इतना ही है, ज़्यादा नहीं है, 0% के अंदर आ रहा है, 0.03% के अंदर। तो आप समझ सकते हैं इतना है, फिर भी यहाँ का टेम्परेचर इतना बना हुआ है। अब ये कैसे, तो देखिए पृथ्वी के अंदर, हमने ज्योग्राफी में बताया था कि पृथ्वी के अंदर जो है, पृथ्वी के नीचे मैग्मा जो है, यानी जो भी जीवाश्म होता है या फिर जो अवशेष होते हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं, वो सब जो भी चट्टान होते हैं वो पिघले हुए अवस्था में होते हैं, वो लावा के रूप में होते हैं, मैग्मा के रूप में होते हैं, वो आग के जैसा होते हैं, धधकता हुआ आग जैसा पृथ्वी के नीचे। तो आग जब नीचे है तो ऊपर हीट आएगा ही, उष्मा आएगा ही। अब देखिएगा आप गैस जब जलाइएगा या फिर आग जलाइएगा तो उससे जो हीट उत्पन्न होता है उसी से ना पानी गर्म कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ठंड के मौसम में आखिर आग जला करके सामने क्यों रहता है, क्योंकि हमारे पास जो ठंड लग रहा है हमको, वो हीट जब शरीर में आएगा तो ठंड को कम करेगा। तो पृथ्वी के अंदर हीट है, सॉरी पृथ्वी के अंदर आग है, और वो आग के कारण हीट उत्पन्न हो रहा है ऊपर, और वो क्या होता है, वो उत्पन्न हुआ और हीट क्या कर रहा है, उष्मा क्या कर रहा है, ऊपर वायुमंडल में जाने लगता है। तो जब पृथ्वी से बाहर जाने लगता है, कोशिश करता है, तो क्या होता है, वो हीट को ऑब्जर्व कर लेता है, कौन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जितने भी ग्रीन हाउस गैस हम बोल रहे हैं ना, ये सारे गैस, मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, SO2, ये सब क्या करते हैं, SO2 जनरली अम्लीय, मतलब बहुत ही वो भी एक मतलब गजब का गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड जिसको कहते हैं। अब देखिए यहाँ सबसे पावरफुल जो ग्रीन हाउस गैस है वो मीथेन है, इतना ध्यान रखिए। अब हम ये कह रहे हैं कि ये जो ग्रीन हाउस गैस है वो हीट को क्या करते हैं, जो पृथ्वी से निकला हुआ जो हीट है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, रोक लेते हैं, बोलते हैं अब हम नहीं जाने देंगे। क्यों, इनका ये ऐसा नेचर है, ऐसा प्रवृत्ति है कि ये हीट को अवशोषित करते हैं, जितना इनके पास क्षमता है उतना अवशोषित कर लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, फिर भी इतना गर्मी है, हीट को ऑब्जर्व कर लेगा, तो जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर ये मान लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर हम हैं, और यहाँ क्या हो रहा है, वायुमंडल में हीट है, हीट है तो गर्मी तो रहेगा ही, नीचे से भी गर्मी है और ऊपर से भी क्या हो रहा है, गर्मी, तो टेम्परेचर बढ़ रहेगा ना। तो CO2 क्या करता है, हीट को ऑब्जर्व कर लेता है। आपको हम ज्योग्राफी की क्लास में भी बताए थे कि जो शुक्र ग्रह है वो बुध से दूरी होने के कारण, बुध जो ग्रह है वो सन के ज़्यादा नज़दीक है, तो ज़्यादा उसको चमकीला होना चाहिए था, लेकिन बुध से भी ज़्यादा चमकीला शुक्र ग्रह है। क्यों, क्योंकि बुध पर वायुमंडल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि सौर पवन जो होती है, सोलर विंड जो होती है, वो बुध पर से जितना भी वायुमंडल होता है सबको उड़ा कर लेके चला जाता है, क्योंकि बगल में है, तो उस पर CO2 होता ही नहीं। और शुक्र ग्रह पर CO2 का मात्रा बहुत ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बहुत ज़्यादा है, और वो क्या करता है, उसके नीचे से निकलने वाला जो हीट है, उसके ग्रह से जो निकलने वाला जो हीट है उसको क्या करता है, वो ऑब्जर्व कर लेता है, और जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, और वो रिफ्लेक्शन के कारण, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण ये क्या होता है, चमकीला ज़्यादा दिखाई देता है शुक्र ग्रह। ये हमने बताया भी था, क्लियर है, ये ज्योग्राफी की क्लास में हमने बताया है। तो अब टेम्परेचर ज़्यादा हो जा रहा है, अब जैसे CO2 ज़्यादा रहेगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्लियर है। अब CO2 से 25 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है मीथेन गैस, उससे 25 गुना ज़्यादा टेम्परेचर ऑब्जर्व कर सकता है कौन, मीथेन गैस।
तो इसका मतलब ये है कि हमारे पृथ्वी पर मीथेन गैस ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित हो रहा है, उत्सर्जन ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा मीथेन गैस का प्रोडक्शन हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। इसका मतलब ये है ना, तभी तो जलवायु परिवर्तन इतना तेज गति से हो रहा है, टेम्परेचर इतना तेज गति से बढ़ रहा है, कह सकते हैं ना। और नाइट्रस ऑक्साइड ये भी क्या करता है, टेम्परेचर जो हीट होता है उसको ऑब्जर्व करता है, टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। तो ये चीज़ें आपको शायद समझ में आ गया होगा CH4 के बारे में। अब ये आपके दिमाग से आएगा कि खाद्य उत्पादन से CH4 कैसे। देखिए, जो भी हम लोग भोजन करते हैं ना, उसका जो व्यर्थ पदार्थ होता है, जो भी कचरा होता है, जो मल होता है, उससे CH4 ही निकलता है, मीथेन गैस। तो आप समझ सकते हैं कितना मतलब दिक्कत करेगा। दूसरा, ये नाइट्रस ऑक्साइड जो खेतों में जो पेड़ पौधा लगाता है वहाँ से जो मिट्टी से जो नाइट्रस ऑक्साइड या फिर जो पौधा उगता है वहाँ से जो नाइट्रस ऑक्साइड निकल रहा है, वो कई सारे एक दो पौधे ऐसे हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को भी छोड़ते हैं। पूरा मानव जाति लगभग कार्बन डाइऑक्साइड को ही, लगभग क्या, पूरा मानव जाति ही कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ रहा है। तो ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट ही तो है ना, सॉरी ग्रीन हाउस गैस ही तो है ना। और ये गैस है तो इफेक्ट तो करेगा ही, प्रभाव तो पैदा करेगा ही। अब एक चीज़ आपको बताते हैं, खाद्य उत्पादन तो मीथेन गैस को उत्पादन कर ही रहा है। पशुधन जो होता है वो भी तो खाद्य उत्पादन के अंदर ही आएगा। पशुधन आपको शायद हम बता दें, आपको शायद बहुत सारे लोगों को शायद नहीं पता होगा, हमको पता है नहीं पता होगा, वैसे कुछ लोगों को मालूम जरूर होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि पशुधन यानी जो जुगाली करने वाला, खास करके वैसे जानवर जो जुगाली करते हो। कौन से जानवर? जो जुगाली करने वाले जानवर हैं, जुगाली करने वाले जानवर, ठीक है। ये जुगाली क्या होता है, ये पागुर जो होता है ना, पागुर जैसे कहते हैं देहाती भाषा में इसको पागुर कहते हैं, पगुरा रहा है जो भी है। तो जुगाली करने वाले जानवर करने का मतलब ये होगा ना कि वो जानवर, वैसे जानवर जैसे गाय भैंस को आप देखे होंगे, ठीक है, या बकरी को देखे होंगे, या फिर जो मतलब वो होता है ना कि पहले भोजन को खा लिया, ठीक है, और उसके बाद फिर भोजन को निकाल करके और मुंह ऐसे है चलाते रहता है। देखे भी होंगे आप कि खाने के बाद आराम से बैठ जाएगा और फिर उसका मुंह चलते रहेगा, ऐसे करते रहेगा। तो आप समझ सकते हैं वो जुगाली करता है, उसको जुगाली करना कहते हैं। तो वैसा जानवर जो जुगाली करता है उसमें वो जानवर ज़्यादा मीथेन गैस का उत्सर्जन करता है। अब ये कहिएगा आप ये कैसे कर सकता है? तो देखिए हम बताते हैं, जो जानवर गाय भैंस है या भेड़ है या बकरी है, तो वो जानवर क्या करते हैं जुगाली करते हैं। तो जुगाली करने के लिए क्या होता है, उनके पेट में एक रिसर्च किया गया, अभी उस पर रिसर्च चल रहा है, हम आपको बताएंगे। जो जुगाली करने वाले जनरली गाय और भैंस पर, सॉरी गाय और भेड़, भैंस पर तो नहीं, अभी भेड़ पर चल रहा है रिसर्च और गाय पर, ठीक है। तो गाय और भेड़ पर अभी एक वैक्सीन लगाया गया है। क्या लगाया गया है? वैक्सीन। अब एक किस चीज़ का वैक्सीन है भाई? तो ये एक एंटीबॉडी है। क्या है एंटीबॉडी? तो देखिए क्या है, आपको हम समझाते हैं। देखिए सबसे पहले चीज़ आपको हम बताते हैं, जो जानवर है उनके पेट में रुमेन नाम का बैक्टीरिया होता है। क्या होता है? रुमेन नाम का बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया, रुमेन नाम का बैक्टीरिया होता है। वो बैक्टीरिया क्या करता है, भोजन जो करता है ना जानवर, उसको मतलब तोड़ता है, उसका तोड़ने का उसका काम होता है, ठीक है। भोजन को तोड़ कर के ही पचाएगा ना, जितना ज़्यादा तोड़ दे वो पच गया। तो भोजन को तोड़ता है रुमेन नाम का बैक्टीरिया। और ये क्या करता है रुमेन, ये बैक्टीरिया मीथेन गैस का उत्सर्जन करता है। कौन से गैस का? ये बैक्टीरिया मीथेन गैस का उत्सर्जन करता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया जो है रुमेन, ये आर्किया कीटाणु के वंशज हैं। आर्किया कीटाणु जो है, कीटाणु इसके वंशज हैं। आर्किया कीटाणु के वंशज है कौन? रुमेन नाम का जो बैक्टीरिया है। ये प्राचीन काल में आर्किया नाम से जो है, जो कीटाणु होता था, आर्किया नाम था उसका प्राचीन काल में।
लेकिन अब उसका नाम रुमेन हो गया है और उसी का वो वंशज है, अपडेट कर गया ना। जैसे मानव सभ्यता कैसे अपडेट हो रहा है, हमारे पापा थे, पापा के पापा थे, पापा के पापा थे, उस तरीके से। तो उसी तरीके से आर्किया का ये वंशज है रुमेन, ठीक है। और ये बैक्टीरिया का काम क्या होता है, ये CH4 को, ये जनरली काम होता है कि ये भोजन को तोड़ता है और उसको पचाने का काम करता है, और ये CH4 का उत्सर्जन बहुत ही ज़्यादा मात्रा में करता है, मीथेन गैस का। इस पर अभी रिसर्च ये चल रहा है। अब जैसे बात है मीथेन गैस, यदि आपको हम एक डाटा बता दें कि पूरे धरती पर जितना भी मीथेन गैस उत्सर्जन हो रहा है ना, जितना भी मतलब जलवायु परिवर्तन में जितना भी मतलब मीथेन गैस छोड़िए, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है पूरे धरती पर, उसका 14.5%, ठीक है, 14.5%, 14.5% जो हिस्सा है, 14.5% हिस्सा ये पशु के द्वारा, जुगाली करने वाले जानवरों के द्वारा उत्सर्जन किया जाता है। ये जलवायु पर प्रभाव उत्पन्न करते हैं। जलवायु परिवर्तन में इनका हिस्सा, जलवायु परिवर्तन में इनका हिस्सा 14.5% है। किसका? जुगाली करने वाले जानवर का, ठीक है। जो जानवर हैं उनका 14.5% हिस्सा जलवायु परिवर्तन में है। तो आप समझ सकते हो बहुत बड़ा है हिस्सा। और ये मीथेन गैस कैसे छोड़ते हैं? जो ये पेट से मतलब पेट में जो भी चीज़ें होते हैं, जैसे कि जो डकार लेते हैं ना, जो जानवर ये लोग जो हैं ये डकार लेते हैं, ठीक है। 2 कारणों से ये उत्सर्जन करते हैं। 2 कारण होता है, एक तो डकार लेना, डकार लेते हैं, और दूसरा जो हवा छोड़ते हैं। तो 2 चीज़ों से जो है ये मीथेन गैस को बाहर निकाल देते हैं अपने शरीर से। क्लियर है? अब ये जब अपने शरीर से ये बाहर निकाल दे रहे हैं तो ये वायुमंडल में फैलता है और जलवायु को परिवर्तन करता है। क्लियर है? अभी तक रिसर्च चला तो उसमें पता चला कि जो जानवर हैं, जो जुगाली कर, गाय पर रिसर्च चल रहा है और भेड़ पर, तो इनमें पता चला कि रुमेन नाम का जो बैक्टीरिया है इसमें 12 से 15 नस्ल हैं। 12 से 15 नस्ल को ये पहचान चुके हैं, नस्ल, ठीक है। जानवर एक ही है, गाय ही है, लेकिन उसमें बैक्टीरिया का नस्ल भी अलग अलग है। तो 12 से 15 नस्ल को ये लोग पहचाने हैं और इस पर वैक्सीन बनाए हैं। वैक्सीन क्या किस लिए बनाया है? इन लोगों का कहना यह है, जो न्यूजीलैंड में अभी कुछ साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं इस पर, डॉक्टर लोग, और कुछ स्कॉटलैंड के डॉक्टर भी काम किए, ऑस्ट्रेलिया के भी काम किए, और इन लोगों का कहना यह है कि हम यदि इन जानवरों के अंदर ऐसा वैक्सीन लगा दें, ऐसा एंटीडोट बना करके इनके अंदर डाल दे, जो इनके पेट के अंदर का जो रुमेन नाम का जो बैक्टीरिया है, ठीक है, रुमेन नाम का जो बैक्टीरिया है वो मर जाए उनके पेट में है, तो वो मीथेन गैस को उत्सर्जित ही नहीं करेगा। तो डायरेक्टली 14.5% जो हिस्सा है वो कम हो जाए, तो जलवायु में टेम्परेचर जो है वो बैलेंस हो जाएगा और वो कम हो जाएगा, टेम्परेचर ज़्यादा ग्रोथ नहीं करेगा। तो हम अगर रुमेन बैक्टीरिया को मार देते हैं, तो रिसर्च तो ऐसा चल रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा कि यदि हम बैक्टीरिया को मार देंगे, रुमेन बैक्टीरिया को, तो उनका भोजन कौन पचाएगा? भोजन नहीं पचेगा तो वो तो मर जाएंगे, ठीक है। तो देखिए, एक ही बैक्टीरिया नहीं होता, कई सारे बैक्टीरिया हैं जो भोजन को पचाने का काम करते हैं। उनमें से रुमेन नाम का भी एक बैक्टीरिया है। क्लियर है? अब शायद दिमाग से क्लियर हो गया होगा। अब सुनिए, अब आप यहाँ पर यह भी रिसर्च हो रहा है कि हाँ ठीक है, हम वैसा वैक्सीन तो बनाएंगे, वैसा एंटीडोट तो बनाएंगे, लेकिन हम ये भी ध्यान में रखेंगे कि कोई भी क्षति गाय को ना हो, जो कोई भी जानवर हो उसको क्षति ना हो, और उसका जो मांस लोग खा रहे हैं, उसका जो डेयरी जो दूध है उससे बना हुआ जो उत्पाद बन रहा है, उससे किसी को मतलब प्रभाव उत्पन्न हो। मांस खाने से पता चले कि कोई मर ही गया, चाहे कोई अलग सा असर देखने को मिले, वैसा नहीं होना चाहिए। ऐसा भी रिसर्च चल रहा है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि यदि ये बैक्टीरिया मारने के चक्कर में पता चला कि कुछ और ही गड़बड़ हो गया तो फिर दिक्कत है। तो ऐसा वैक्सीन बनाया जा रहा है। ये वैक्सीन कैसे बनाएंगे? तो ये वैक्सीन बनाते हैं जानवरों के पेट से
और इनके लार से जो भी चीज़ें मिलती है वहाँ से उठाते हैं और उसका एंटीडोट वैक्सीन बनाने में काम करते हैं। पेट और लार से जो इमाइलेज या फिर जो भी प्रोटीन वगैरह या जो बैक्टीरिया मिलता है वो बैक्टीरिया को उपयोग करके वैक्सीन का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। और इन पर रिसर्च भी करते हैं लैब में ले जा करके। ये बैक्टीरिया जनरली जो रूमेन नाम का जो बैक्टीरिया ये ऑक्सीजन बिना ऑक्सीजन के रहता है, इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होता, तो लैब में ले जा करके इनको बिना ऑक्सीजन में रखा जाता है और उन पर ये काम किया जा रहा है। इनके पीठ पर भी जो है कई सारा मशीन लगाया जाता है और उस मशीन से भी कई सारा चीज़ें पता किया जाता है कि आखिर कितना मीथेन गैस का उत्सर्जन किया। मुंह के पास कुछ मशीन लगाया जाता है कि अभी कितना डकार लिया तो कितना उत्सर्जन किया मीथेन गैस, ऐसे करके जो है ना इस पर रिसर्च चल रहा है अभी, ठीक है। तो इस तरीके से काम हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जलवायु परिवर्तन का एक हिस्सा यहाँ पशुधन भी है और ये जलवायु पर किस तरीके से, अब ये खाद्य ही उत्पादन है ना, ये जो उत्पादन कर रहे हैं ये तो खाद्य का ही है, तो भोजन का ही हिस्सा है ना पशुधन। दूध मिलेगा उससे, हमको कई सारी चीज़ें मिलती है, दूध से कई सारी चीज़ें बनाते हैं, मांस मिलेगा हमको, तो जाहिर सी बात है अब इतना सारा चीज़ मिल रहा है तो अब ये क्या कर रहे हैं, जलवायु को परिवर्तन कर रहे हैं। तो खाद्य उत्पादन से जलवायु परिवर्तन आपको शायद समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब आपको हम बताते हैं कि ठीक है ये सारा चीज़ तो है ही, अब कहना ये है कि यदि हमको ये जलवायु परिवर्तन रोकना है, थोड़ा सा रोकना तो मतलब अभी असंभव ही लग रहा है, लेकिन कम करना है तो क्या करना होगा, हमको जो भी ऊर्जा का उत्पादन है, ऊर्जा का उपयोग कम करना होगा, ऊर्जा का उपयोग कम करना होगा। अब आपके दिमाग में यहाँ ऊर्जा क्या आ गया, ऊर्जा से कैसे मीथेन गैस, कैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है भाई, ऊर्जा के उपयोग करने से हो रहा है। कैसे, ऊर्जा में क्या आता है, जीवाश्म ईंधन से। ऊर्जा में क्या क्या चीज़ें आता है, तेल, ठीक है। ऊर्जा क्या क्या चीज़ से उत्पन्न होता है, कोयला, ऊर्जा प्राकृतिक गैस, ये चीज़ें तो अभी प्राथमिक हो गया है, ये चीज़ें तो अभी सब लोग यूज कर रहे हैं। तो इसको जब हम जलाते हैं तो इसको जलाने से ये जीवाश्म ईंधन है। कैसा ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है। और इसको जलाने से क्या होता है, मीथेन गैस उत्सर्जित हो रहा है। तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित हो रहा है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, जलवायु परिवर्तन तो होगा, ये टेम्परेचर बढ़ेगा, जलवायु परिवर्तन होगा। तो ऊर्जा का उपयोग जितना हो सके कम कीजिए, जितना हो सके बचाइए, ठीक है। और मीथेन गैस का जो है उत्सर्जन कम कीजिए। एक काम तो ये हो सकता है। दूसरा काम, जो भी खाद्य का उत्पादन आप कर रहे हैं, ठीक है, उस पर जो रिपोर्ट के अनुसार जो भी चीज़ें बताया जा रहा है, ठीक है, खाद्य के उत्पादन से रिलेटेड जो भी रिसर्च करके जो रिपोर्ट बता रहा है उसके हिसाब से आप किसी चीज़ का उत्पादन करें, उस पर कंट्रोल करें, ठीक है। जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करें, यहाँ भी आप कह सकते हैं जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम से कम किया जाए, ये ज़रूरी है ताकि हम अपने जलवायु को बचा सकें, ठीक है। मांस का, डेयरी उत्पाद का जो खपत है वो कम कीजिए, ठीक है। तभी जाके जो है ये टेम्परेचर को कम किया जा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, आपको हम बता देते हैं कि जो विकसित देश है, जैसे अमेरिका को ही टॉप पर रखते हैं हम लोग, तो अमेरिका जो विकसित देश की वजह से बात कर रहे हैं, लेकिन इसमें टॉप पर अमेरिका को रखते हैं। तो अमेरिका मांस और डेयरी उत्पाद में दुनिया का नंबर 1 है खर्च करने में। मांस का खपत और डेयरी उत्पाद का खपत में नंबर 1 पर है अमेरिका। तो जाहिर सी बात है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन ज़्यादा कर रहा है अमेरिका, ठीक है। एक और चीज़ आपको हम बता देते हैं कि जितने सारे फैक्ट्रियाँ लगाई जा रही हैं, जितने सारे मीथेन गैस का उत्सर्जन किया जा रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा विकसित देश ही उत्सर्जन कर रहा है। तो उन लोगों का ये जिम्मेदारी बनता है कि इस पर कंट्रोल किया जाए,
ठीक है। सिर्फ भारत को देखने से और विकासशील को देखने से, विकासशील देशों को देखने से ऐसा नहीं होगा। विकासशील देश बेचारा क्या करे, विकसित होने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोग उस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और अपना उत्सर्जन कम नहीं कर रहे हैं। अपना उत्सर्जन कम कीजिए, सबको मिल करके एक पूरा दुनिया एक हो, इस तरीके से काम होगा तभी कुछ मतलब बैलेंस हो सकता है, नहीं तो मतलब विनाश से कोई नहीं बचा सकता, ये समझ लीजिए आप। ठीक है, तो ये तरीका है, ये चीज़ें हैं। अब समझते हैं, ये सारा चीज़ तो समझ में आ गया। अब समझते हैं थोड़ा सा कि वैश्विक खाद्य नीति का जो रिपोर्ट है, वैश्विक खाद्य नीति का जो रिपोर्ट है, इसकी सिफारिश करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, इसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं थोड़ा सा उसको देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्या क्या चीज़ें मतलब ये कहा है, इसके बारे में भी बात करते हैं। देखिए सबसे पहला चीज़ इसका कहना यह है कि हम कोई भी चीज़ का उपयोग करें, उस पर सबसे पहले हम किसी भी भोजन का उपयोग करें तो उसको सबसे पहले अनुसंधान करें। ठीक है, रिसर्च करें, अनुसंधान और फिर विकास। पहले हम रिसर्च करेंगे और उसमें जो बेहतर होगा फिर हम उसको विकास की ओर अग्रसर करेंगे। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि जो भी मतलब हमारे पास संसाधन के रूप में है, मेन चीज़ें क्या है संसाधन के रूप में? भूमि। जैसे खाद्य को उत्पादन करने के लिए क्या ज़रूरत है? भूमि और जल, दो चीज़ें ज़रूरत है, और ये हमारा बेहतर संसाधन भी है। तो इस संसाधन का प्रबंधन अच्छे से होना चाहिए, इस संसाधन का मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए ताकि ये बर्बाद ना हो सके, क्योंकि ये नहीं तो जीवन नहीं। इसमें से एक भी गया, जीवन गया, पूरा मानव प्रजाति खत्म। तो आप समझिए, तो इसका प्रबंधन बेहद जरूरी है। तीसरा पॉइंट यदि हम आपको बता दें कि अब ये चीज़ें ठीक है, इसका प्रबंधन तो कर रहे हैं। जो जीवाश्म ईंधन की बात अभी हमने किया था, जीवाश्म ईंधन और ऊर्जा, इनके बीच संतुलन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संतुलन। कुछ ऐसा करना होगा कि जीवाश्म ईंधन का उपयोग भी कम हो और ऊर्जा की आपूर्ति भी हो जाए, और जिससे ग्रीन हाउस जो गैस है वो उत्सर्जन कम हो। तो ऐसा संतुलन बना करके हमको काम करना होगा, इस चीज़ें पर रिसर्च करना होगा हमको। ठीक है, और भी पॉइंट इसमें सोच सकते हैं। और पॉइंट क्या सोच सकते हैं कि स्वस्थ आहार मिलना चाहिए। स्वस्थ आहार कहने का मतलब क्या होगा कि पोषण युक्त भोजन मिलना चाहिए सबको। हर व्यक्ति के पास भोजन की आपूर्ति हो, ऐसा काम करना होगा पूरे विश्व के स्तर पर। ठीक है, पूरे विश्व के स्तर पर हमको स्वस्थ आहार दिलाना होगा और पोषण युक्त भोजन दिलाना होगा, कुपोषण मुक्त विश्व बनाना होगा। ऐसा रिपोर्ट की बातें हैं। अब जब ये सारा चीज़ें हो जाएगा तो हम जो जैसे सबके पास हो गया, तो पोषण युक्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए पूरे दुनिया में क्या करना होगा? व्यापार को खुला करना होगा और सरल करना होगा, कुशल व्यापार करना होगा। ठीक है, कोई भी आदमी अपना सामान को अच्छे से बेच सकता है, पोषण युक्त बेच सकता है, उसमें कोई ब्रोकरी नहीं होगा, कोई भी दलाली वाला वैसा वो काम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कुशल व्यापार होना चाहिए, खुला व्यापार होना चाहिए। ठीक है, तो खुले व्यापार की जो है यहाँ पर बात भी करता है। और भी यदि हम पॉइंट बता दें तो यहीं पर पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, 6 नंबर पॉइंट। ठीक है, अब जब ये सारा चीज होएगा तो सामाजिक सुरक्षा भी जरूरी है। सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा कैसे, किस आधार पर? देखिए, जो भी गरीब देश के लोग हैं, जो विकासशील देश हैं,
और वहाँ पर सामाजिक सुरक्षा जरूरी है। सामाजिक सुरक्षा में क्या क्या चीज़ें आ सकती है, वैसा वैसा सुरक्षा जो समाज के स्तर पर होता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मतलब किसी को भोजन ज़्यादा मिल रहा हो, किसी को कम मिल रहा हो, किसी को ज़्यादा मिल रहा हो तो पोषण भी ज़्यादा मिल रहा हो, किसी को मतलब ये कहते हैं ना मतलब एक भाषा में कि कोई खाते खाते मर रहा है, कोई बिना खाए मर रहा है, ऐसा भी कहा जाता है ना। तो सामाजिक सुरक्षा वैसे करना है। दूसरा ये भी पर ध्यान देना है, गरीब लोगों पर तो ध्यान देना ही है। दूसरा ये भी ध्यान देना है कि जो लोग अपना जीवन यापन कृषि पर आधारित है, उनका जीवन यापन क्या है, कृषि पर आधारित है। बिना खेती अगर नहीं होगा तो कृषि नहीं होगा, तो उनको लेकर के भी चलना होगा। उनको कृषि करने के लिए वैसा माहौल देना होगा, वैसा एनवायरनमेंट उनके पास क्रिएट करना होगा। ठीक है, और इस चीज़ों पर जो है फोकस करना होगा, सामाजिक सुरक्षा पर फोकस करना होगा, तब जाकर के काम हो सकता है। एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो शासन प्रणाली है, जो भी मैनेजमेंट का जो शासन होता है, ये पूरे खाद्य पॉलिसी पर, रिपोर्ट पर, ये पूरे खाद्य जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, इस पर जो शासन प्रणाली है, शासन प्रणाली, इसमें भी थोड़ा सा मतलब बदलाव की ज़रूरत है और इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। फूड पॉलिसी में भी ये शासन कानूनी व्यवस्था के तो अलग हो गया, पॉलिटिक का राजनीति का बात अलग होता है, लेकिन यहाँ शासन किस पर, मैनेजमेंट किस पर, ये जो शासन है ये खाद्य पॉलिसी को लेकर के। ठीक है, जो प्रशासन क्रिएट किया जाता है ना खाद्य नीति को लेकर के, जो किस तरीके से नीति पर रिसर्च करना है, किस तरीके से खाद्य पर रिसर्च करना है और उसका क्या क्या मैनेजमेंट होना चाहिए, सरकार को कैसे हेल्प करना चाहिए, सारा चीज़ें थोड़ा सा बदलाव की ज़रूरत है इसके अंदर, इस सिस्टम के अंदर। तो ये चीज़ें एक पॉइंट और यहाँ पर हम बना सकते हैं, ये आप खुद सोच के ये सब कर सकते हैं। देखिए एक पॉइंट और यहाँ पर बना सकते हैं कि ये सारा चीज़ जो अभी हमने बताया, ये सारा चीज़, इन सब का सतत विकास होना चाहिए, सस्टेन होना चाहिए। ये सब क्या होना चाहिए, सस्टेन होना चाहिए। यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं हम, सतत विकास की बात करें, ये सारी चीज़ें सतत होना चाहिए। सस्टेन का मतलब, सतत का मतलब क्या होता है, लगातार होते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस एक महीना तक कर दिए कैसू, ये सबको एक महीना तक बस कंट्रोल कर देते हैं, सही कर देते हैं, बस हो गया, ऐसा नहीं। लंबे समय तक सस्टेन होना चाहिए, ये सारा चीज़ सतत होना चाहिए। क्लियर है? तो ये वैश्विक खाद्य नीति का जो रिपोर्ट था उसकी ये अनुशंसाएं हैं, सिफारिशें हैं, रिकमेंडेशन है, और ये सारी चीज़ें शायद आपको पता हो गया होगा। तो आज की क्लास में शायद आपको एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि जलवायु परिवर्तन हमारे पूरे दुनिया को कैसे बदल सकता है और इससे कैसे बचा जा सकता है, और इस पर कैसे हम लोग काम क्या कर सकते हैं, हम लोग किस तरीके से इसको जो है, आप इस पर यदि सोचिएगा ना, अब इस पर यदि सोचने का काम कीजिएगा तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि हम लोग आखिर ऐसा क्या करें जिसकी वजह से जलवायु परिवर्तन को थोड़ा सा भी अगर हम कम कर सके तो कर सकते हैं, तो करते हैं। ठीक है, ऐसा ज़रूर करना होगा। और आप एक कॉन्सेप्ट ज़रूर आपको समझा होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ने के लिए था, ये जानना भी था, इसका उपयोग भी करना था, लोगों को बताना है, इसको लेकर के जागरूक करना है। तो ये आप ही का काम है, ज़रूर कीजिएगा। हो सके एक आदमी, दो आदमी, 10 आदमी, जो भी जितना भी हो सके आप अपने स्तर पर तो कम से कम कीजिए, दूसरे को नहीं बताइए तो। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।